कुल मिलाकर के अगर इस उदाहरण को देख करके यूँ कहा जाए कि मान लो किसी एक व्यक्ति को ये कहते हैं कि सामने गिलास रखा है और उस गिलास में दूध है लेकिन कम है, पूरा नहीं है। पूछा जाए कि अच्छा सामने देख रहे हो कि क्या दिख रहा है? एक व्यक्ति कहता है कि इसमें दूध भरा हुआ है, आधा है, आधा गिलास दूध का उसको दिखता है। दूसरा व्यक्ति कहता है कि ये आधा गिलास में खाली है। अब वो बातें दोनों की सत्य हैं, लेकिन एक मनोभाव का अंतर होता है। मनोभाव में एक न्यूनता आ जाती है कि मुझे भरा हुआ दिख रहा है कि मुझे खाली दिख रहा है। थोड़ा ये अंतर स्वाभाविक ही होता है। इस पक्ष वाले दूध ये कह देंगे कि भरा हुआ आधा है, उस पक्ष वाले कह देंगे ये तो आधा खाली है। मनोभाव का अंतर होता है। लेकिन कभी कभी इससे आगे जो कठिनाई होती है, मैं तो कह रहा हूं, इसमें जब दृष्टि का अंतर होता है तो ये जो दोष है, मनोभाव का दोष है, ये दृष्टि दोष में बदल जाता है। और अगर कोई उसको गिलास को देख करके कोई ये तो है ही खाली, यानी उसको सारा ही खाली दिखता है, तो ये दृष्टि दोष होता है। तो हमारे कुछ भाइयों में दृष्टि दोष भी है, लगातार आलोचना भी करेंगे और बाहर अंदर खाते बैठ करके व्यक्तिगत से मिलेंगे, नहीं भी बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा किया, ये भी कहते हैं, व्यक्तिगत रूप से सब कहते हैं। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि बजट में जो अपेक्षा, जैसे मैंने बताया कि एक तो भौतिक दृष्टि से दिखने वाला विकास, ये सब दिखता है, लेकिन अगर देखा जाए तो राजनीति में इससे ऊपर उठ करके भी विचार करना होता है। और उसमें हमने बहुत से ऐसे काम किए हैं अपने इन 8 सालों में। उदाहरण के लिए मानो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब ये ऐसा कार्यक्रम है, कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, ये एक सामाजिक कार्यक्रम है, दूरदृष्टता का कार्यक्रम है। दूरदृष्टता अगर नहीं होगी तो इसमें आगे आने वाला समाज विकृत समाज होगा। हमने पानी बचाने की बात कही है, जमीन के अंदर पानी खत्म हो रहा है, हर साल 1 मीटर के लगभग ये पानी डाउन जा रहा है। हमारे किसान भाई जानते हैं कि जो ट्यूबवेल चलाते हैं, हर 2-3 साल के बाद एक पाइप 10 फुट का उनको डालना पड़ता है। अगर आज हम नहीं संभले तो फिर बहुत बड़ा संकट आगे आने वाला है। हमने इस काम को लेकर बहुत से कार्यक्रम चलाए ताकि अगली पीढ़ी का हम ध्यान रखें। हमने तो यानी योजना का नाम रखा मेरा पानी मेरी विरासत। विरासत सामान्यतः व्यक्ति जब कुछ छोड़ के जाता तो उसका एक संपदा होती है, बैंक अकाउंट है, धन है, दौलत है, जमीन है, गहने हैं, सब छोड़ जाता है। लेकिन उसको ये चिंता नहीं हुई अभी, जो अभी नहीं हो रही है पिछले कई सालों से, कि हमें पानी भी छोड़ के जाना है। पानी की मात्रा बड़ी सीमित है। अब ये चीजें बहुत पहले से गिर रही हैं, आज से नहीं, वर्षों हो गए। चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात हो, चाहे पानी की बात हो, चाहे पर्यावरण की बात हो। दुनिया बहुत सचेत हुई पर्यावरण के नाते, हम लोगों ने पर्यावरण पर ध्यान दिया है, लेकिन इसके ऊपर और गति बढ़ाने की हमारी आवश्यकता है। इसी प्रकार से हम लोग प्राकृतिक खेती की बात आई है। अभी हमारे एक माननीय विधायक बोल रहे थे कि प्राकृतिक खेती की आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है, समय की आवश्यकता के हिसाब से हमने 60s में एक ग्रीन रेवोल्यूशन पर काम किया। अन्न की आवश्यकता थी, अन्न कम हो गया। एक समय व्यक्ति खाना न खाए, ये अपील भी उस समय के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने की। बहुत लोग वर्षों तक इसको निभाते रहे। अन्न की आवश्यकता थी, अन्न ज्यादा उगाओ, कैसे उगना है, बहुत से रिसर्च हुए, कोई गलत हुआ ऐसा नहीं है, हम आत्मनिर्भर हुए। लेकिन उसके साथ दोष जो पनपे, वो हमारे शरीर के अंदर बीमारियां वो बढ़ने लगी। आज आवश्यकता यह है कि हमको उस पर भी आग्रह पूर्वक प्राकृतिक खेती करें, ऑर्गेनिक खेती करें, खाद जो है, जो परंपरागत खाद होते थे हमारे, वो करें, गौ पालन करें, गौ का खाद हो। इन सबको भी काम करने के लिए हमने बहुत से प्रयत्न किए हैं, आगे कर रहे हैं। मेरा कहना यह है कि अगर इन चीजों की तरफ ध्यान नहीं जाएगा तो उसको दृष्टि दोष नहीं कहा जाएगा, उसको दूरदृष्टि दोष कहा जाएगा। तो दूरदृष्टि के हित में हमको काम करने हैं, न कि दूरदृष्टि से ओझल होकर काम करने हैं। इन पर भी बजट का बहुत बड़ा भाग खर्च होता है। हम जो यहां लगातार चर्चा करते हैं, मेरे यहां सड़क नहीं बनी, मेरे यहां स्कूल नहीं बना, कॉलेज नहीं बना, बस अड्डा नहीं बना, ठीक है, बनने हैं, बनाने हैं हमको। ऐसा नहीं कि वर्तमान आवश्यकताओं को हमको दरकिनार करेंगे, लेकिन उन चीजों पर भी चर्चा उतनी गंभीरता से करनी चाहिए जो हम शायद भूल जाते हैं, करते नहीं हैं। उस पर भी हम बहुत ज्यादा, पानी के लिए हमने माइक्रो इरिगेशन,
सख्ती से लागू करने की बात कही है। हमने तो यहां तक कहा कि जहां पानी 30 मीटर से ज्यादा चला गया है, 100 फुट से ज्यादा चला गया, वहां बिजली का कनेक्शन भी तब देंगे जब आप माइक्रो इरिगेशन का प्रोजेक्ट लगाओगे। 85% सब्सिडी सरकार देगी। तो इतना तैयारी तो हमको करानी ही चाहिए कि हमारे समाज में जागृति आए कि पानी बचाना है। पानी बहुत सीमित है, हमारा अपना कोई सोर्स नहीं है। एसवाइल के झगड़े में कितने साल से लड़ाई लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ करके लेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं लेंगे, बहुत नजदीक है। लेकिन जो है उसका प्रबंधन ये नहीं करेंगे तो पीने के पानी का संकट भी हो सकता है। तो मेरा कहना मित्रों कि बजट के अंदर इन सब बातों का हमने ध्यान रखा है कि इन सब चीजों का हम उपयोग करेंगे। ये वर्ष जो है थोड़ा विशेष एक वर्ष इसको मानता हूं जो बीता है हमारे इस 5 वर्ष के कार्यकाल में। दुर्भाग्य से पहले 2 वर्ष कोविड से प्रभावित रहे और कोविड में हमारी जो गति है वो रुकी है, मानने में कहीं कोई आपत्ति नहीं है। अच्छी बात यह कि सब लोगों ने मिल करके हमारी सर्वदलीय बैठकें भी हुई और सर्वदलीय बैठकों में हमने बहुत सी चीजों में समस्या को पार करने के लिए निर्णय भी लिए। लेकिन संकट बड़ा था। उन 2 वर्षों में हम एक सेटबैक हमको लगा, रेवेन्यू में भी लगा, खर्चे में भी लगा, विकास में भी लगा। अब उसके बाद ये जो पिछला वर्ष गया 2022-23 का, हमको पिछले 2 वर्ष की कमी को भी पूरा करना था। बहुत से काम रुके हुए उनको हमने शुरू किया। बहुत चीजों को करने के बाद आज भी जितनी हमें विकास के नाते उन 2 वर्षों की कमी पूरी होनी चाहिए थी नहीं हो पाई है। लेकिन हम उसके ऊपर प्रयत्न करके अब मेहनत करके इस अगले वर्ष में सब चीजों को पूरा करेंगे। हमको 2 वर्ष पिछले और इस 2 वर्ष का मिला के 4 वर्षों का काम सिर्फ 2 वर्ष में ही करना होगा। हमारी स्पीड हमको डबल करनी होगी, इसका हमने पूरा प्रबंध किया है। अब इसके साथ एक चीज और भी जो मैं ध्यान कराऊंगा कि एक हमने एक चैलेंज ले लिया और वो चैलेंज ले लिया व्यवस्था परिवर्तन का। और खास करके व्यवस्था परिवर्तन के सारे विषय हमने उसकी तैयारी जो की उन कोविड के 2 वर्षों में की कि क्या क्या व्यवस्था परिवर्तन हो सकते हैं। आखिर काम में कोई रुका नहीं है, बैठे नहीं, लेकिन सबके लिए जैसे था वर्क फ्रॉम होम, तो वर्क फ्रॉम होम के नाते हमने भी चाहे ऑफिस बैठ के, चाहे कमरे में बैठ के, चाहे कहीं बैठ के व्यवस्था परिवर्तन के बहुत बड़े बड़े काम किए। बड़ा हमने सपना भी लिया। जब कभी व्यवस्था परिवर्तन के काम ज्यादा होते हैं उसके परिणाम निकलने में समय लगता है और उस परिणाम के समय लगने के कारण से कहीं परेशानी भी होती है। उस परेशानी को ठीक है उठाते हैं, बहुत बंधु उठाते हैं, नागरिक भी उठाते हैं, हमारे विपक्षी दल भी उठाते हैं, कहीं कहीं हमारे विधायक भी हमको कहते हैं ये कठिनाई आ गई, ये आ गई, ये आ गई। मुझे मालूम है कि हमने कितने उसमें से विषय शुरू किए व्यवस्था परिवर्तन में। सबसे बड़ा व्यवस्था परिवर्तन परिवार पहचान पत्र का किया। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है और पूरे देश में इस प्रकार का कोई किसी ने ऐसा सिस्टम खड़ा नहीं किया है, दुनिया में भी नहीं किया है। हमको विश्वास है कि हम इस पर एक ऐसा बड़ा प्रयोग करके दिखाएंगे कि हर परिवार हमारे नेट में आ जाए, हमारे दायरे में आ जाए, ताकि उसकी पहुंच हमारी बहुत सीधी सीधी हो जाए। ये जो लंबा रूट होता है जनता के लोगों के परिवार तक पहुंचने का, उस रूट को शॉर्टकट करके सीधा डायरेक्ट संपर्क सरकार का और उस व्यक्ति परिवार के साथ हो जो गरीब से गरीब है। परिवार पहचान पत्र में इसमें हमको सफलता मिल रही है। जब नया प्रयोग है, कठिनाइयां जैसे मैंने बताया आएंगी। हमने किसानों के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा ये बनाया, आलोचना हुई खूब, लेकिन आज जब लोगों को पता लग गया इसके क्या क्या लाभ हैं, डायरेक्ट पेमेंट किसान को होती है, सीधा उसके खाते में जाता है। बीच में विरोध किसानों ने भी किया, पॉलिटिकल लोगों ने भी किया, आड़ती बंधुओं ने भी किया, बहुत लोगों ने किया, लेकिन कितना लाभ उसका हुआ है मेरा अनुमान है कि कम से कम 5-10% का लाभ सीधा सीधा उस राशि को सीधा उसके बैंक के अकाउंट में पहुंचेगा, उससे लाभ उसका होगा। हाँ, उसका लाभ होगा तो हो सकता है किसी को नुकसान भी हो सकता है, लेकिन किसान का लाभ, ये हमारी कमिटमेंट है, उसके ऊपर मैंने किया। हमने इसी प्रकार हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल बनाया है। बहुत बड़े भ्रष्टाचार का एक रास्ता बंद करने के लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं कि जो इंजीनियरिंग कामों में बहुत शिकायतें होती हैं, बहुत इंक्वायरियां चल रही हैं, बहुत लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी होती है, लेकिन सबके खिलाफ नहीं होती है। और इसमें अगर कोई अवसर ही जो उसको बंद कर दिया जाए कि ये ना हो, तो अपने आप चीजें ठीक होती हैं। और उसको करने में एक कठिनाई आ रही है, मैं आपसे साझा करना चाहता हूं कि जो बीच का सिस्टम है, जिनको आदतें गलत पड़ी हुई थी, उनके कारण से वो सिस्टम थोड़ा हिला है। उनको सबको लगता है ये क्या हो गया, हम तो इसी कारण से सरकार में नौकरी करते थे। यहां तक सुनने को मिलता था, हम कहते थे कि नौजवान को कि भाई तुम काम नहीं है, चलो तुम्हें 15,000 रुपए की नौकरी कहीं प्राइवेट दिलवा देते हैं। ना जी ना, डीसी रेट की नौकरी दिलवा दो, चाहे 10,000 रुपए मिलते हो।
अब है तो वो भी नौकरी जो है अस्थायी नौकरी है, प्राइवेट में भी कोई सुरक्षा नहीं है। लेकिन 15,000 छोड़ के 10,000 की नौकरी सरकारी ऑफिस में मुझे मिल जाए, मैं सरकारी बाबू की तरह काम करूंगा, उसमें से क्या क्या लाभ उठाता है। रोज किससे आते हैं? सरकारी नौकरी को सुरक्षित नौकरी भी नहीं मिल रही, डीसी रेट पर। लेकिन सिस्टम को रोकने के लिए, हमने पारदर्शिता लाने के लिए सिस्टम बदले हैं। वो सिस्टम इंजीनियरिंग के कामों में लागू कर रहे हैं, कर दिए हैं। विरोध हो रहा है, हमारे सरपंच बंधु इसी बात का विरोध कर रहे हैं। काम तो करवाने हैं, पैसा हम दे रहे हैं, पैसा कम है ये बात किसी ने नहीं कही कि हमारे पास बजट कम आया है। वो कहता ना जी ना, पहले पैसा हमको हमारे हाथ में ला के दो, हमारे अकाउंट में ला के दो, हम जैसा चाहे वैसा काम कराएंगे हम ये। और यहां तक लोगों ने कह दिया, बहुत लोगों ने, कि हम इतने इतने लाखों रुपया खर्च करके आए हैं, हमको पता होता तो ये लागू होना है तो हम पैसा क्यों खर्च करके आएंगे। अब इनडायरेक्टली तो ध्यान में आता है कि क्यों ये कह रहा है। फिर वो कहता है ये तो ठेका पता नहीं कौन ले जाएगा। मैंने कौन ले जाएगा, कौन ले जाएगा कि जी मेरा आदमी लेना चाहिए, हमारी कोई गारंटी नहीं है। एक कंपटीशन है। तो इसलिए ये जो व्यवस्था बदली है, इस व्यवस्था को बदलने के लिए हमने किसी की कोई लिहाज नहीं की है, और किसी प्रकार का कोई जो गतिरोध आएगा उसको भी हम बर्दाश्त करेंगे। गतिरोध से हम घबराएंगे नहीं। कोई गतिरोध आए, व्यवस्थाएं ठीक करनी है। इस बात का तो इल्म था कि गतिरोध होगा, इस बात का तो इल्म था कि गतिरोध होगा, कुछ तो मेरी भलाई का विरोध होगा, कुछ तो मेरी भलाई का विरोध होगा। पर इस डर से अगर कोई कर्म ना करूं तो किसी का कैसे भला होगा। इस डर से कर्म नहीं छोड़ेंगे, कर्म करेंगे। विरोध तो होता ही है। हर अच्छे किसी भी काम को जब आगे लेकर चला जाता है, उस समय उसका विरोध बड़ा स्वाभाविक होता है। तो मेरा तो यही कहना है कि हम लोगों ने ये जो प्राथमिकताएं अपने बनाई है, उस प्राथमिकताओं में अभी बहुत सा अनाप शनाप अनऑथराइज्ड कॉलोनीज ये बढ़ रही हैं, बढ़ती रही हैं लगातार। कौन से समय नहीं बढ़ी हैं, बढ़ी हैं खूब। लेकिन इस बार थोड़ा सा सख्ती का एक और आलम ये आया कि हमने कोई भी रजिस्ट्री, जो रेजिडेंशियल एरिया, जो उसका क्या उसको बोलते हैं अर्बन एरियाज के बाहर, कंट्रोल्ड एरिया, कंट्रोल्ड एरिया में एनओसी और एनडीसी, अगर वो म्यूनिसिपैलिटी में है तो एनडीसी नो ड्यूज सर्टिफिकेट लेकर के आएगा तो रजिस्ट्री होगी। कंट्रोल्ड एरिया में है तो टाउन कंट्री प्लानिंग से एनओसी लेके आएगा तो रजिस्ट्री होगी, नहीं तो नहीं होगी। 2 नंबर में कब बेचेंगे? हाँ, इसके बाद जो नया बना रहे हैं उनको हम गिराएंगे भी सही, और साथ में जो गरीब आदमी है उसको मकान मिले। क्योंकि आखिर अनऑथराइज्ड कॉलोनी बनने का एक बड़ा कारण होता है, गरीब आदमी होता है, उसको उतना पैसा नहीं होता जितने हमारे बिल्डर्स और जितने हमारे डेवलपर जो हैं वो उनके लिए रेट तय करते हैं। इसमें हमने कुछ ऐसे गरीब लोगों की विशेष योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है, हरियाणा प्रदेश की भी अलग से योजना लाने जा रहे हैं, जिसका उल्लेख हमने किया है बजट में, कि हम ऐसे गरीब आदमियों को रियायती दरों पर उनको मकान कैसे दे सकें, इसका प्रबंध करेंगे। लेबर के लोगों को उनके काम के स्थान पर कुछ आवासीय व्यवस्था, चाहे लीज पर हो चाहे किराए पर हो, इंडस्ट्री की व्यवस्था खड़ी कराएंगे, लेकिन उनको रहने का मकान सबको मिले। तो ऐसा हमने अनऑथराइज्ड कॉलोनी को रोकने का हमने काम किया है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स, इनका स्थायित्व कैसे, इनको कैसे यानी कैसे इनको इंडिपेंडेंट किया जाए, इनको ऑटोनोमस कैसे किया जाए, इनके अधिकारों को पूरे तरह से इनको सौंपने का काम हम कर रहे हैं। कभी नहीं हुआ। 1993-94 के अंदर ये संविधान का संशोधन हुआ था, पंचायती राज एक्ट का, लेकिन बहुत वर्षों तक दूसरे प्रदेश हमारे से आगे निकल गए। केरल हमारे से आगे निकल गया, कर्नाटक हमसे आगे निकल गया, महाराष्ट्र आगे निकला हुआ, हम बहुत पीछे थे। अब हमने, चाहे वो जिला परिषद हो, चाहे पंचायत समितियां हो, चाहे पंचायतें हो, ऐसी अर्बन लोकल बॉडीज में नगर निगम हो, कमेटियां हो या परिषद हो, इन सब का पहला विषय तो इनके फंड्स इनको जाए, निश्चित मात्रा में जाए। यानी 7% ऑफ एसओटीआर, स्टेट ओन टैक्स रेवेन्यू का 7% फिक्स कर दिया, उसमें भी 55-45 की रेशो ये उनको जाए, 55 ग्रामीण में, 45 शहरों में। इसके अलावा 2% हमने अपने पास बचा के रखा है कि जो कमी वाली ऐसी इकाइयां हैं, शहरी हैं चाहे ग्रामीण हैं, 2% हमारे पास वो डिस्क्रिप्शन रहेगा कि कौन सी इकाई को कब देना है। वहां के विकास में कमी आई, वहां डिमांड आ गई, जो आएगा वो डिपार्टमेंट मुख्यमंत्री साथ मिल करके, जैसा कुछ फंड्स होते हैं वो फंड हमने रखा है। इसके अलावा 2% स्टाम्प ड्यूटी, जो पहले केवल शहरों में होती थी, अब ग्रामीण क्षेत्र में बहुत महंगी जमीनें बिकने लग गई हैं, इंडस्ट्री बहुत पहुंच गई है, बहुत से
नए नए प्रकल्प आ रहे हैं तो उस जमीन का 2% का पैसा 1% पंचायतों को, आधा % जिला परिषद को, आधा % ब्लॉक पंचायत समितियों को, ये पैसा भी उनके पास जाएगा। 2% बिजली के बिलों का खपत का वो बिल रिकवरी के ऊपर ये पैसा भी उनको मिलेगा। और स्थानीय तौर पर जितनी इनकम वो बढ़ा सकते हैं, बहुत से मद हैं उनको छूट दी है कि आप बढ़ाइए, लेकिन वो इंडिपेंडेंट रहेंगी। पैसा जो हमको मिलेगा, इसके बाद जिला परिषदों को तो हमने इंजीनियरिंग का जो विंग बनाने की बात भी कही है, कुछ इंजीनियरिंग का स्टाफ वो भी उनको रखने के लिए कहा है, ताकि धीरे धीरे हम उनमें कुछ ना कुछ चीज आगे बढ़ा सकें। और इसमें भी हमने कुछ जो उनको राहत दी है, उस राहत के अंदर जो जिला परिषदों को हमने बताया है कि पंचायती राज में यानी स्कूलों की बिल्डिंग्स उनको मरम्मत का काम, शमशान घाट और कब्रिस्तान उनके लिए जो हमारी शिवधाम योजना है उसका काम, 5 क्रम के रास्ते जो मार्केटिंग बोर्ड के हैं उनकी मरम्मत का काम, उससे छोटे 4 क्रम के रास्ते उनको बनाने का काम, इसी प्रकार बस क्यू शेल्टर्स, ई लाइब्रेरीज, 5-5 गांव में हर ब्लॉक के अंदर स्ट्रीट लाइट लगाने का काम, आंगनवाड़ी की रख रखाव की व्यवस्था, मिड डे मील की मॉनिटरिंग करने का काम, घर घर कूड़ा एकत्र करने की ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े गांव में व्यवस्था बनाने का काम, ये सारा जिला परिषदों को हमने सौंपा है। इसी प्रकार आगे चल करके पंचायत समितियों के भी कामों को थोड़ा उल्लेख करेंगे, उनको भी बजट उसी प्रकार से दिया जाएगा। पंचायतों का जो बजट है वो ठीक पारदर्शिता से खर्च हो, तो वहां जितने पैसे की आवश्यकता होगी वो पर्याप्त दे रहे हैं, और आवश्यकता होगी तो पैसे कमी नहीं रखने देंगे। कुल मिलाकर पारदर्शिता ये हमारा पहला उसके अंदर एक विषय रहेगा जिसके ऊपर हम काम करेंगे। हमने कर्मचारियों के वेलफेयर के लिए बहुत से विषय किए हैं, यानी ऐसे ऐसे वर्ग जिनकी तनख्वाहें बहुत थी, कम थी और वो लगे हुए थे आउटसोर्सिंग पर, उनको भी पेंशन देने का काम हमने किया है, जो रिटायर हो गए हैं कई प्रकार के। जैसे ये ट्यूबवेल का जो ट्यूबवेल का कॉर्पोरेशन था MITC के लोगों को दिया। इसी प्रकार के और भी उसमें के कुछ विभाग थे जो प्राय बंद हो गए, उनको भी हमने दिया है। सैलरीज हमने खूब बढ़ाई हैं। अब वो सैलरीज जो 10,000, 12,000, 13,000 ले रहे थे, जैसे जैसे HKRN में आए हैं सबकी 2,000, 3,000, 4,000 उनकी सैलरीज बढ़ गई हैं। तो इस नाते से सारे देश में आंगनवाड़ी की सैलरी सबसे ज्यादा हमारे यहाँ, आशा वर्कर का जो रेमुनेशन है वो सबसे ज्यादा हमारे यहाँ यानी हमने BPL की जो लेवल है वो भी ऊपर उठाया, इसीलिए कि जो 1,20,000 रुपए का BPL का लेवल सारे देश में है, हमने परिवार पहचान पत्र में उसको बढ़ा करके 1,80 किया, ताकि और ज्यादा परिवार कवर हो जाए। वरना अगर 1,20 बाकी देश के तर्ज पर हम रखते हैं तो मुझे अनुमान है कि 12-15 लाख से ऊपर परिवार नहीं होंगे, लेकिन अब 1,80 करते ही 29 बल्कि 34 लाख परिवार हो गए। अब जो रजिस्ट्रेशन हो रही है उसमें एक छोटा दोष भी आ रहा है कि परिवार की आय ज्यादा है, 2 बाइफर्केशन कर दो, 2 परिवार बना लो ताकि उनकी आमदन आधी हो जाए, दोनों BPL में आ जाए। अच्छा विषय नहीं है, परिवार के टूटने के खतरे होंगे, इससे हमें इसमें से भी कोई रास्ता निकालना पड़ेगा ताकि ज्वाइंट फैमिलीज रहें वो इस प्रकार से टूटे नहीं। तो ऐसे ऐसे विषय हम कर रहे हैं। डिजिटलाइजेशन, इसका भरपूर उपयोग कर रहे हैं, और इसमें भी जहां जिस चीज की आवश्यकता है, चाहे वर्क मैन पावर रखनी होगी वो रखते हैं, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना वो लगाते हैं, जहां कहीं नई ब्रांचेस खोलनी है नई करते हैं। हमारे जो नई रिक्रूटमेंट हो रही है उसमें भी कंप्यूटर हमने कंपलसरी किया है। ग्राम सचिव के लिए भी कंप्यूटर हम कंपलसरी करने जा रहे हैं, ताकि इसके बिना कोई चीज अब आगे संभव होगी नहीं, क्योंकि अब हर आदमी को, पढ़ा है, अनपढ़ है, किसान है, मजदूर है, दुकानदार है, व्यापारी है, हर एक को कंप्यूटर विंडो पर ही जाके काम करना पड़ेगा। हमारे सामने भी अब कंप्यूटर का ही नेवा पोर्टल खड़ा किया कि हम इस पर काम करना शुरू करें। तो कुल मिलाकर हमने पारदर्शी रिक्रूटमेंट एक बहुत बड़ा मेजर हमारे लिए चैलेंज था। गड़बड़ें बहुत होती थी, हमारे समय में हुई, हमने बख्शा नहीं है। हमने एक पेपर लीक में 672 लोगों को पकड़ा है। पेपर लीक हुआ, पेपर कैंसिल किया, लेकिन 672 लोगों को पकड़ा भी है। हम किसी को छोड़ते नहीं, बख्शते नहीं है। कैसे पारदर्शिता ये हमारी बने, रिक्रूटमेंट ट्रांसफर हमारे ऑनलाइन हो जाए, तो ये सारे चीजें यानी ह्यूमन इंटरवेंशन के बजाय हम किस प्रकार से ऑटोमेटिक इन सारे व्यवस्थाओं पर आगे लेकर के चलें, तो हम कुल मिलाकर इन चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं। और ऑडिट का सिस्टम,
जो अभी तक बहुत जगह पर ऑडिट पूरा होता नहीं था, सीएजी के ऊपर ही हम निर्भर होते थे, हम अगले वर्ष से स्टेट का जो ऑडिट डिपार्टमेंट है उसको स्ट्रेंथन करने जा रहे हैं। लोकल ऑडिट, जहां सरकार का पैसा 1 रुपया भी जाएगा, या तो सरकार से पैसे ले नहीं कोई, यानी संस्थाएं हैं बहुत, वो पैसे लेती हैं तो उनका ऑडिट होगा। सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम में आकर के ऑटोनॉमी अपना कर लें, कोई हमारे से ऑडिट ना करा, लेकिन पैसा अपने आप प्रबंध करे, ऐसी संस्थाएं भी आगे बढ़ रही हैं, वो अपना ऑडिट अपने आप करें, हमको उसकी दिक्कत नहीं है। तो कुल मिलाकर मेरा कहना यह है कि हम इन चीजों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जो दोष हैं उन दोष को रोकने के लिए भी हमारे कई अभियान चल रहे हैं, जिसके अंदर मैं ये कह सकता हूं कि करप्शन के ऊपर चोट मारने का काम पूरा कर रहे हैं। हमने पुलिस में भी एनफोर्समेंट ब्यूरो ये अलग बनाया है, हमने जो विजिलेंस को, बल्कि उसका नाम एंटी करप्शन ब्यूरो रखा है। एंटी करप्शन ब्यूरो केवल स्टेट लेवल पर था, अब उसको हमने डिविजनल लेवल के ऊपर भी 6 इकाइयां उसकी भी खड़ी की है। तो इस नाते से इन चीजों को जितना हम सख्त कर सकते हैं वो करते हैं। अब मैं कुल मिलाकर उन चीजों का जरूर मैं उल्लेख करना चाहूंगा जो बजट के आंकड़ों को लेकर के और बहुत से विषय यहां उठाए गए हैं। अब इसमें एक विषय तो मैं हमारे नेता प्रतिपक्ष के सामने रखना चाहता था, आज संयोग से किसी कारण से नहीं आए होंगे, कल रात को कह रहे थे तबीयत थोड़ी खराब है, मुझे मालूम नहीं क्यों नहीं आए हैं वो। तो भी उन्होंने जो आंकड़े कई बार हमको दिए, खास करके बजट के ऋण को लेकर के ये जो आंकड़े आए हैं, उन आंकड़ों पर उन्होंने 22 नवंबर 2022 को ये कहा कि आज प्रदेश पर 3,11,779 करोड़ रुपए का कर्ज हो गया है। इसी के बाद उन्होंने 29 दिसंबर को ये कहा, चंडीगढ़ में ही उन्होंने कहा कि इस सरकार को श्वेत पत्र जारी करना चाहिए, क्योंकि हरियाणा को 4 लाख करोड़ रुपए से कर्ज में डुबो दिया है, जिसमें 3,25,000 करोड़ कर्जा और 1,22,000 करोड़ रुपए देनदारियां हैं। ये उनका अगला स्टेटमेंट है। और तीसरा स्टेटमेंट उनका फिर 2023 के 1 फरवरी को आया कि हरियाणा में बजट पर बोलते हुए कहा कि वर्तमान सरकार के समय में प्रदेश को कर्जवान बना दिया, प्रदेश पर 4 लाख करोड़ रुपए का कर्ज कर दिया। यही बात हो गई कर्ज लेकर घी पीने वाली। फिर यह विषय आया 22 फरवरी को, तब उन्होंने कहा कि प्रदेश पर 2,43,000 करोड़ रुपया कर्ज है, और कैग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश पर 3,19,000 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज है। फिर 23 फरवरी को ही 2,85,885 करोड़ रुपए के कर्ज का आंतरिक कर्ज बताया, और 64,840 करोड़ रुपए लोन लेने जा रही है, ये बात कही। और इसके साथ कहा कि 2,29,000 करोड़ रुपए से अधिक ये कर्ज है। मेरा ये कहना कि ये 2 महीने में 5 बार अलग अलग आंकड़े अलग अलग बोलना, विधानसभा में मैंने उठाए, विधानसभा में उनको बताया, यानी किसी एक बात को बोल करके वो सच है या झूठ है, जब तक उसके विपरीत कोई बात सत्य साबित नहीं होती तब तक टिके तो रहना चाहिए। यानी हर बार अलग बोलना, अलग बोल के उनकी अपनी भी साख नहीं रहेगी। साख रहेगी अगर जो बोला है, चाहे झूठ बोला चाहे सच बोला, उस पर अड़ग रहे। झूठ बोला है तो कायम भी रहो उस पर जफर, झूठ बोला है तो कायम भी रहो उस पर जफर। आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए। विषय उठाया नहीं, अब बात है ना कि मैं तो सदन के अंदर बोल रहा हूं, जवाब तो उन्हीं का देना मैंने। अब ये जवाब उन तक पहुंचेगा भी सही, सदन का सदस्य नहीं भी है तो भी ये मान के चला जाता। ठीक है, आपकी बात मान। उनकी तबीयत खराब थी, उनका मैसेज मैंने मान लिया, लेकिन मैंने भी कोई इतनी बड़ी गलत बात नहीं कही। मैंने सदन के नेता ने और वित्त मंत्री जी ने शुरू में ये कहा बजट के बारे में कि ये एक साइकोलॉजिकल जो है दृष्टि का अंतर है, पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी का अंतर है। गिलास, इन्होंने पहले भी सदन के पटल पर ये बात कही है कि भाई गिलास आधा है भरा हुआ, आधा खाली है। ये तो इन्होंने मान लिया कि बजट का गिलास आधा खाली है और आधा भरा हुआ है। उस खाली को अगर सच कह दिया मुख्यमंत्री जी
आलोचना को सुनना, आलोचना को एक्सेप्ट करना मैच्योरिटी का साइन है, ये मेरी मान्यता है। और ये जो अच्छा कहलवाने की जो प्रवृत्ति है ना जी, इससे ऊपर उठकर आप सदन की में पटल के ऊपर आप बात रखो। जो आपने विपक्ष के नेता पे बात कही है वो नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है जी कि कोई वो तो मेरे पास ये रिकॉर्ड है सारे, दूसरा एक फाइल दे देगा वो कह दूंगा, लेकिन इस पे व्हाइट पेपर आप इनकी भी कर दो और आपकी भी आ जाएगी, व्हाइट पेपर आप इशू कर दो, सबके सामने आ जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। स्वयं का यदि मान चाहो तो औरों का भी मान रखो, स्वयं का यदि मान चाहो तो औरों का भी मान रखो। कहने को अगर जीभ मिली है तो सुनने के लिए भी कान रखो। दिखाऊंगा 2030 दिखाऊंगा। मित्रों, अब ये जब बजट के डेट की बात आई, स्टेट डेट की, तो बहुत बंधुओं ने इसके ऊपर विषय रखा, हमारे कांग्रेसी मित्रों ने। अब उन्होंने तीन चीजों को मिक्स कर रखा है, तीन टर्म्स हैं। एक उसमें स्टेट जो डेट है, पब्लिक डेट जिसको कहते हैं, एक पब्लिक डेट है, उसमें कभी कभी अदर लायबिलिटीज को भी जोड़ देते हैं। पब्लिक डेट का फिगर अलग है, पब्लिक डेट एंड अदर लायबिलिटीज, इसका हेडिंग अलग है, उसका नाम ही है पब्लिक डेट एंड अदर लायबिलिटीज। और इसी प्रकार से कई जगह हम जो स्टेट पब्लिक एंटरप्राइजेज हैं, एसपीईज, उनको भी उसमें जोड़ देते हैं। मेरा कहना है कि अगर कोई भी बात करनी है तो उसका कंपैरिजन एप्पल टू एप्पल करें, हम केले और अमरूद का ना करें, दो चीजों का एक साथ हमको तुलना करनी चाहिए। जैसे अगर मैं इस संबंध में थोड़ा जानकारी के लिए, सभी सदस्यों की जानकारी के लिए, पब्लिक डेट में जो चीजें आती हैं, 5 चीजें आती हैं। एक मार्केट लोन, स्टेट डेवलपमेंट लोन, दूसरा बॉन्ड इशूड बाय स्टेट, यानी जैसे उदय का हुआ था पावर में, ऐसे ही लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, नाबार्ड, एनसीडीसी यानी नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, लोन फ्रॉम नेशनल स्मॉल सिविक फंड और लोन्स एंड एडवांसेस फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। केवल ये 5 हेड हैं जो पब्लिक डेट में आते हैं। और पब्लिक डेट के अलावा अदर लायबिलिटीज में आता है कर्मचारियों का जीपीएफ, इंश्योरेंस स्कीम, जनरल इंश्योरेंस स्कीम, फिर स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड। ये सब जो है स्टेट की अदर लायबिलिटीज हैं, ये डेट में नहीं आती हैं। सीएजी की परंपरा भी यही है, सीएजी इसको अलग अलग तरह से पब्लिक डेट और अदर लायबिलिटीज दोनों का बजट का हिस्सा होता है, तो ये पब्लिक अकाउंट्स रिपोर्ट में दोनों चीजें अलग अलग लिख के आती हैं, इसलिए इसको कभी भी मिक्स करके उसका यूज नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार जहां तक स्टेट पब्लिक एंटरप्राइज का लोन का विषय है, पब्लिक डेट का हिस्सा ये कभी भी नहीं रहा, ना हुड्डा साहब के समय रहा, ना हमारे समय रहा है अभी, और ना आगे कभी होगा। ये जो स्टेट पब्लिक एंटरप्राइज है, इसमें चाहे एचएसडीसी है, चाहे एचएसवीपी है, चाहे इस प्रकार के और संगठन संस्थाएं हैं, पावर है, ये सब चीजें, इनका डेट, इनका हिसाब सब अलग होता है। इसका अगर जैसे आप लोगों ने कंपैरिजन किया है, वो कंपैरिजन जरूर मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2014-15 की रिपोर्ट में स्टेट पब्लिक एंटरप्राइज का जो कुल लोन था वो था 69,922 करोड़। 14-15 का ये मैं आंकड़ा आपको बता रहा हूं। आप इसमें से ये फाइनेंस डिपार्टमेंट की प्रोफाइल ऑफ पब्लिक स्टेट पब्लिक एंटरप्राइज 2014-15 से 15-16 तक, ये उनका एक यानी हरियाणा सरकार का एक डॉक्यूमेंट है छपा हुआ। इसके अंदर लोन्स में स्पष्ट लिखा हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट लोन 7,200 करोड़, स्टेट गवर्नमेंट लोन इतना, अदर्स इतना, वर्किंग कैपिटल इतना, तो कुल मिलाकर 69,92,241,00,000 है, यानी लाख हो गया तो 69,922 करोड़। 69,922 करोड़ ये आएगा कुल मिलाकर पब्लिक डेट में, स्टेट पब्लिक ये आएगा इसमें स्टेट पब्लिक एंटरप्राइजेस का लोन। इसी प्रकार पीज का जो कुल लोन है, पीज यानी पब्लिक एंटरप्राइजेस, ये अलग से
जो अगली किताब है इसके अंदर मैं आपको बताता हूं कि उसका लोन जो है 14-15 का लोन ये है 69,922 करोड़। 14-15 का लोन ये 47,211 करोड़। 47,211 करोड़ है ये 14-15 का, नहीं 21-22 का है, और 14-15 का है ये है 69,922 करोड़। तो 69,922 करोड़ के बदले वर्तमान में ये 47,211 करोड़ आ गया है, इसका लोन घटा है। इसी प्रकार अदर पब्लिक लायबिलिटीज, इसमें सीएजी की जो रिपोर्ट है 2005-06 से शुरू होती है, ये 7,918 है। 7,918 जो है ये पब्लिक लायबिलिटीज, ये 2004-05 की रिपोर्ट है। और इसी में 2014-15 में ये बढ़कर के हो जाता है 21,721। 21,721 ये फाइनेंस अकाउंट 2014-15 की हरियाणा सरकार की किताब छपी हुई है। और किताबें जो छपी हैं वो आंकड़े सबके लिए देखने लायक हैं, उसमें सिद्ध जो आंकड़े होते हैं वो होते हैं, कोई हम बोलते नहीं है। और इसी प्रकार अगला जो वर्तमान का, ये 14-15 में 21,000, ये अदर लायबिलिटीज का अलग से मैंने आपको आंकड़ा बताया है कि इस आंकड़े के हिसाब से ही हमने जो कुछ कहा है वो इस आंकड़े के हिसाब से कहा है, हमने इसमें कहीं कोई चीज छुपा के नहीं रखी है। और इसी प्रकार जो 21-22 का लोन है ये घट करके नहीं बढ़ करके 40,525 है। ये 21-22 में 40,525 करोड़। और अगर इसकी मैं तुलना कर दूं तीनों की, 2005-06, 14-15, 5-6 और 14-15 इन 9 सालों में ये 2.87 टाइम्स ये बढ़ा है, 2.87 बढ़ा है। और अगर 14-15 को अभी 23-24 के अनुमान के साथ जोड़ दें, क्योंकि 9 साल 23-24 में होंगे, 8 साल में तो और कम था, लेकिन उसी प्रोपोर्शन में यदि 23-24 45,000 करोड़ रुपए में मान लेता हूं तो वो बढ़ता है 2.07 गुना। यानी उस समय था 10 सालों में 2.87 टाइम्स, अब है 2.07 टाइम्स। 9 साल का 9 साल के साथ हम कंपेयर कर रहे हैं, तो ये घटे हैं लोन दोनों चीजों में। तो इस नाते से मेरा ये कहना है कि हम लोग कोई भी जो आंकड़ा पढ़ के आए बोलें तो उसके अंदर जरूर हम कोई भी तैयारी करें, अपनी ठीक तैयारी करके आना चाहिए। अन्यथा कई बार आंकड़े जो हैं वो भ्रम पैदा करने वाले ये आंकड़े हो सकते हैं। क्योंकि एक ही विभाग का मैं आपको बताता हूं, जैसे एचएसवीपी में 2000 ये जमीनें खरीदी जो हमने, उन जमीनों के कारण से जो अनाउंसमेंट हुई, ये लोन उसके बाद अनाउंसमेंट के कारण से बढ़ने शुरू हो गए और ये 14,334 करोड़ रुपया मैक्सिमम लोन चला गया था। इसमें हमारे समय का भी है, पहले का ज्यादा नहीं, लेकिन हमारे समय का इसलिए कि सब जमीनों के ऊपर अनाउंसमेंट आनी इस समय कोर्ट्स के द्वारा हुई। और जब ये 14,334 करोड़ गया, अभी हमने एक साल के अंदर ही 6,000 करोड़ रुपया कम करके 8,434 करोड़ रुपया कम कर दिया एचएसवीपी। इसी प्रकार एचएसआईडीसी जो 17-18 में 13,881 करोड़ रुपया हो गया था, ये भी अनाउंसमेंट के कारण से हुआ था, ये बाद में घट करके 7,000 करोड़ रुपया कम होकर के 6,944 करोड़ हो गया। 7,000 करोड़ रुपया एचएसआईडीसी में कम किया। इसी प्रकार पावर यूटिलिटीज, ये जो 37,821 करोड़ रुपया था 14-15 में, वो आज कम होकर के 14,813 करोड़ है। इसमें एक बहुत बड़ी बात यह है कि 25,850 करोड़ रुपया ये हमने उदय स्कीम में ये स्टेट के हेड में लेकर के आए, ताकि अगर वो कहीं उस 37,000 करोड़ अगर चलता रहता और 11% का इंटरेस्ट रहता तो उस दबाव में पावर डिपार्टमेंट इस समय तक शायद 60-70,000 करोड़ पर आ जाता और पावर यूटिलिटीज का यानी एक खतरा हो गया था कि कल को बंद ना हो जाए। खाली हमारी हालत नहीं, सारे देश में था ये। लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए से ऊपर सब स्टेट्स ने मिलकर उदय योजना में उसको सब्ज्यूम किया और उसके बाद थोड़ा रहा, उस थोड़े को भी वो उतारना शुरू कर रहे हैं। हमने जो उस समय लिया और उसको बाद में अब धीरे धीरे उतार रहे हैं, उसका इंटरेस्ट
8.2% है। उस समय जो 11 पॉइंट समथिंग था उसमें भी हमने 6,000 करोड़ रुपए बचा लिया कम इंटरेस्ट के कारण से। ये बचत इधर हुई, और यदि जो उस समय छोड़ा गया था पावर डिपार्टमेंट का वो इंटरेस्ट लगा करके भी लगभग 20,000 करोड़ हो जाता, क्योंकि 2014-15 में ही वो लगभग छोड़ा गया था। 25,000 लिया तो 12,000 करोड़ रुपए छोड़ा था। 12,000 करोड़ रुपए का उस समय का 14-15 से लेके आज तक सारा इंटरेस्ट लगाते तो 20,000 करोड़ हो जाता, जो 14,800 करोड़ है, मतलब 6,000 करोड़ रुपया पावर डिपार्टमेंट ने अपने उस सिस्टम में से कम किया है। तो पावर डिपार्टमेंट लगातार प्रॉफिट में है, वो उसको कम कर रहा है। इस प्रकार से ये सारी चीजें हमारी आ रही हैं। एक विषय आया था इन्वेस्टमेंट का, हमारे राकेश दौलताबाद जी ने ये विषय उठाया था, नहीं है चलेगा। तो भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि भले हमने 8 साल में इन्वेस्टमेंट समिट तो एक ही की है, लेकिन इन्वेस्टमेंट समिट से पैसा आता है ऐसा नहीं है। एक वातावरण बढ़ाने के लिए ठीक होता है, वरना कितने लोग हमारे पास आ रहे हैं और क्या हम उनको सुविधाएं दे रहे हैं, उसमें से ही इन्वेस्टर जो है यहां आता है। इन्वेस्टमेंट में देश भर में हमारा स्थान पॉपुलेशन के हिसाब से नंबर 3 पर है। नंबर 3 पर है, नंबर 1 पर है इसमें कर्नाटका, नंबर 2 पर महाराष्ट्र, नंबर 3 पर हरियाणा। यानी इन्वेस्टमेंट में गुजरात भी हमारे से पीछे है। जिस उत्तर प्रदेश के बारे में बात हो रही है कि भैया 1 लाख लोगों ने इन्वेस्टर जो आए थे, इतने लाख एमओयू हुआ, वो हुआ है, आगे चल के क्या होगा देखेंगे। लेकिन आज के समय में हमारा पर व्यक्ति हरियाणा का पर एक व्यक्ति 90 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से। यानी 260 करोड़ रुपया हमारे यहां पिछले 8 वर्ष के अंदर इन्वेस्टमेंट आया है। 260 करोड़, 3 करोड़ की आबादी। तो इस नाते से एक व्यक्ति के हिसाब से इन्वेस्टमेंट 90 करोड़ रुपया, ये हमारे आंकड़े हैं। इसलिए 90, अरे भाई 260 करोड़ है और 3 करोड़ आबादी है, 90 करोड़ ही बनेगा या 90 रुपए बनेगा? 90 रुपए बनेगा। हाँ 90 करोड़ नहीं, 90 रुपए बनेगा। हाँ ठीक है, 90 रुपए। 260 करोड़ 3 करोड़ से भाग रहे हैं, 90 रुपए प्रति व्यक्ति। 90 रुपए की इन्वेस्टमेंट है, और कर्नाटका की 303 रुपए पे, और महाराष्ट्र की 108 रुपए है। नहीं करोड़ नहीं, रुपए है। तो एक कंपैरिजन के नाते मैं बता रहा हूं कि हम देश में 30 साइन हुए थे, उसमें से कुछ आए, उसमें लगभग 60%। ऐसा होता है, ये एमओयू तो एक उस समय के गुडविल के नाते सबको लगता है यहां कर लो, कोई कंडीशन तो होती नहीं। बाद में उनकी कंडीशन करके एमओयू के बाद फिर आगे चल करके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तब वो आते हैं। और एक साल में उसमें से 10%, 8%, 12% इतना ही आता है। ये सारे देश भर का, हर स्टेट का ये है। जितने एमओयू होंगे उसमें से कई सालों के बाद जाकर के वो एग्जीक्यूट होते हैं। तो मित्रों, मेरा तो कहना इतना है कि ये जो बजट की सारी कहानियां हैं, ये सब आज हमारी कोई खराब हुई ऐसा नहीं है, बल्कि मैं तो ये कह रहा हूं कि उससे पहले अगर सुधार ली जाती तो आज और ज्यादा सुधार हो जाता। उस समय अगर सुधार जाते तो हम भी वाह करते, लेकिन बहुत कांटे आप छोड़ गए। उसमें हमसे पहले भी मुसाफिर कई गुजरे होंगे, कम से कम राह के पत्थर तो हटाते जाते, वो आपने हटाए नहीं, हम चल रहे हैं। शेरों का भी कोई और मदल है जो आपने लेने का कर रखा है, जो इतने सारे इकट्ठे करके? मैं किसी को नहीं कहती चीज का, वो भी कहीं से सोर्स लेते हो, इतने सारे हर एक बात पे शेयर करते हो। अगर मैं ये बता दूं कि ये सारी शेर और शायरी आपने मोहम्मद खान ने मुझे सिखाई है, फिर नहीं सर, वो तो किसी ने सिखाई होगी, ठीक है, लेकिन उसका भी सोर्स जो है रिवील कर दो, इतने सारे कहां से इकट्ठे कर। कृषि क्षेत्र का जो विषय आया, अब मैं एक एक विषय जो उठाए गए हैं, देखिए सब विषय इसलिए नहीं कि बहुत से विधायकों ने तो अपने क्षेत्र की डिमांड उठाई है, वो सारी डिमांड्स विभाग के साथ चली जाएंगी। यहां तो केवल बजट की चर्चा होती है कि विभाग को कितना हमने बजट दिया, पहले से कितना उसको बढ़ाया गया है, कम बढ़ा है, ज्यादा बढ़ा है। यानी ईयर टू ईयर जो हमारी वृद्धि होती है, एब्सोल्यूट वृद्धि भी नहीं, ईयर टू ईयर वो हमारी कितने % हुई है, उसके हिसाब से ही हम उसका जो है मूल्यांकन कर सकते हैं। तो कृषि के ऊपर जो ये कहा गया कि यहां कुल बजट का 3.9% ही है, तो मेरा ये कहना है कि आखिर ये
20-21 से जो चला आ रहा है, ये कृषि का बजट खेती के मद के लिए रखा जाता है, सारे किसानों के लिए रखा जाता है, किसान परिवारों के लिए रखा जाता है, नहीं है। किसान परिवार की कैपेसिटी तो हर जगह है, वो गांव की भी है, उसकी शिक्षा की भी है, उसके स्वास्थ्य की भी है, उसके बाकी चीजों की भी है। कृषि क्षेत्र, इसके लिए 2021-22 का जो एक्चुअल बजट था वो था 4100 करोड़ रुपया, और 22-23 का जो आरी अब जो इस समय पेश किया है वो 5758 करोड़ रुपया, और 23-24 का बीई वो 7341 करोड़ रुपया, अर्थात इसमें 27% की वृद्धि ये हमने की है कृषि में। तो ये कहना कि बहुत कम बजट रखा है, ऐसा नहीं है। जितनी आवश्यकताएं होती हैं, डिपार्टमेंट जितनी मांग करता है उसके हिसाब से हम रखते हैं, उसके अंदर कहीं कोई कमी नहीं आई है। और अगर मैं इसको 14-15 का बजट बता दूं तो उस समय 2156 करोड़ रुपया था, जो मात्र 3.4% था। जो आज जो है, भले वो 3.9 बता रहे हैं, लेकिन उस समय टोटल बजट का परसेंटेज तो देखते ही ना, उस समय टोटल बजट का 3.4% था कृषि का, आज 3.9% है। आधा % कृषि का बजट बढ़ा है, कम नहीं हुआ है। यूज भी होता है, यूज भी हुआ है। देखिए यूज का ये है, मैं आपको बताता हूं, हम ना गलत है ना, गलत ऑर्डर दे। करोड़। देखिए कैपिटल कुछ भी होती, कैपिटल अलग चीज है। देखिए टोटल बजट में कैपिटल भी आएगा, रेवेन्यू भी आएगा, सब चीजें आएंगी। और जो आपके जो सहायक है ना, जो आप लोगों को समझाते पढ़ाते सिखाते हैं, थोड़ा उनका भी लेवल देख लो कि किस लेवल के हैं, कौन पढ़ाता सिखाता है, वरना सारे झूठ यहाँ बोले हुए हैं। यानी धर्म की शिक्षा, नहीं बिल्कुल आपको समान मिलेंगी। तो आप इसको, अब इस समय तो जो आपने पहले बोला है, सुनिए कादन साहब, जो आपने पहले बोला है उसके जवाब में लाया हूं। आगे कोई आप चीज देंगे तो मैं तुरंत उसका जवाब निकलवा के दूंगा, ये कोई बहस नहीं हो सकती है। तो बस आप जो कुछ आपने जो फाइंडिंग पहले दी है, दो ओवरव्यू दिया है, उसके बाद ये बजटरी जो है मैनेजमेंट दिया है, फिर क्वालिटी ऑफ अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रैक्टिसेस हैं। देखिए ये कादन साहब, ये चलने वाले लगातार चलने वाले काम है, ये लगातार चलने वाले काम में ऑब्जर्वेशन 10 प्रकार की आएंगी। आज विषय हो रहा हमने आंकड़ा कितना रखा, कितना हमने एलोकेट किया, कितना हमने खर्च किया, और खर्च हमेशा एलोकेशन से कम है। ये चाहे आप पिछले बजट उठा के देख लो, चाहे आज के, केवल एक वर्ष 2015 में हमारा जो टोटल जो खर्च है पिछला जो अनाउंस हुआ था उसका 109% है। ऐसे ही आपके समय भी एक समय में या 2 समय में 100% के आसपास पहुंचा है, ऐसा नहीं है। लेकिन क्योंकि एक महत्वाकांक्षी बजट के रखना पड़ता है, कभी कहीं कम ना पड़ जाए, और बल्कि बाद में 2 बार उसको रिवाइज करते हैं। अब तो पहले एक ही बार होता था, अब हमने बीच में 2 बार सप्लीमेंट्री करना शुरू कर दिया। आवश्यकता पड़ने पर और भी लिया जा सकता है, और हम कोशिश करते हैं कि रेवेन्यू ज्यादा बढ़ाया जाए। आखिर तो फिर तो 2 बजट सेशन रख दो, एक जो बजट पेश किया है वो, और एक जो यूटिलाइजेशन हुई है वो, कहाँ खर्च किया, क्या प्रोग्रेस हुई, वो हो जाए, दूसरा सेशन हो जाए बजट का। बजट सेशन फिर ये सप्लीमेंट्री डिमांड्स हैं, फलाना है, सारा सुविधा, अब सारा पूछ भी लिया, और ये सारा सुविधा फिर आएगा दिखा। मैं कहता हूँ बजट सेशन सप्लीमेंट्री डिमांड्स भी आएंगी फिर बजट सेशन के अंदर। ऐसा है ना जी, ऐसा है, बजट ऐसे घूम फिर के नहीं बनता, बजट बनता है विजन से। अपना क्या विजन है, गवर्नमेंट का क्या विजन जो नहीं, इसी तरह जो आपका था उससे बढ़िया। मैंने अपनी मांग पत्र रखा था आपके 2014 में, और वही मांग पत्र गांधी कहते थे कि 1 रुपया बेचते हैं, 20 पैसे खर्च उनके हल्कों की मांग पत्र जो आप रख लो, हमारे आंकड़े में फर्क है। ये सुजेशन है कि नहीं है? मैं कह रहा हूँ बजट तो जो मांग पत्र है, बजट जो आप मांग पत्र में एक मांग से बढ़िया बजट है। नहीं, ये जो है ना जी, ये मुख्यमंत्री, ये स्पीकर साहब, इट इज ओनली ए जगलरी ऑफ द डाटा, कुछ नहीं है इससे ज्यादा इसमें।
इसमें इधर उधर उधर के इधर पकड़ लिया, इधर पकड़ लिया, उधर पकड़ लिया। ऐसा है नहीं, ये सारा ऐसा कैग की रिपोर्ट आ रही है, सारी आपको कैग की आंकड़े रिपोर्ट लेके है सारी आओगे, भाई। आंकड़े दो ना, ऐसे मत दिखाओ। हाँ तो मैं देखा, आंकड़े दो, मैं दूं, आंकड़े दूं आपने? हाँ दे देना, दो। बैठिए, आप देके जाना, मैं उत्तर दूंगा। नहीं मैं बता दूं, आपने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस आप दो चाहे बाद में दो, इनका उत्तर तो बाद सारा में जो कैग की रिपोर्ट आ रही है जी। वो कह रहे ढूंढ लो आंकड़े, जरा बैठ के ढूंढ लो केवल- जी, ढूंढ लो आंकड़े कहाँ हैं, आज ये रहे सुनिए सारे। कादर साहब, बता दो फिर। कादर नहीं साहब, तो मैं बता दूं जी, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। नहीं मैं क्या कह रहा हूँ, कादर साहब आपने पहले दे दिए, लगातार 3 दिन इसी विषय पर चर्चा चली। नहीं कब आपने दे जो दिए? दिया है उसका मैंने जवाब दिया। कब दे दिए? मैंने तो नहीं, जो 3 मैंने दिन तो दिए। आपको दिए अभी थे। जो 3 दिन दिए उसका जवाब दे रहा हूं। आपको जो बात की आप भावांतर योजना में सारी पेमेंट होगी, हो गई है। मैंने कहा नहीं हुई हैं जी, आप बोले दिखाओ, मैंने आपको डेटा दिया कि ये सारा गांव आप के जो 2 दोगे करोड़ उसका रुपए जवाब लाके बकाया देंगे। है। तो ऑन द आप जो दोगे उसका जवाब नहीं, आपको लाके देंगे। ऐसा है जी। आप दे दो ना। नहीं, कई बार ले आओ भाई। राजेंद्र साहब, ये 2 दिन की चर्चा का रिपोर्ट जवाब मैंने दे दे दिए, दी, उसमें आप बोल देते क्या है? वो तो कैग की अरे जाके रिपोर्ट तो नहीं, ऑफिसर कैग ने की पता है रिपोर्ट सारा। पहले रख देते क्या तो क्या शायद जवाब objection आया कहाँ लिखे हैं, कहाँ हमारे लैप्सेस हैं, कहाँ हमारी वीकनेसेस, मेरी ऐसा बात है समझे जी। नहीं, अगर 2 मतलब- दिन आप जब बोले थे उसमें एक कैग की रिपोर्ट भी बोल देते तो उसका जवाब आया था। कैग की रिपोर्ट अब आप कैग की करोगे रिपोर्ट तो तो मैं उसका दे एकदम- दूंगा जी, लेकिन कैग की रिपोर्ट में एकदम जवाब नहीं आएगा मतलब उसका। ये सारा उसका टाइम मतलब आप वाह लूटते रहोगे तो कहाँ जाओगे? नहीं, वो ठीक है, आपकी अपनी बात- कमियों को नहीं, दूसरा पक्ष भी तो रखो, दूसरा पक्ष भी तो रखो। देखो दूसरा पक्ष अपनी एक- कमियां, ये कादिर कमियां रह साहब, गई, इनको कादिर साहब। सुधारेंगे। अगर कमियों को छुपाते रहे हो नहीं, छुपाने- तो कौन सफर करेगा? एक ही बात- डेमोक्रेसी में कादिर साहब, प्लीज, पब्लिक प्लीज। सफर करेगी। एक मिनट सुनिए। सवाल तो पब्लिक का है ना जी। पब्लिक मिनट। में जाके देखो, कादिर त्राही साहब, मची हुई एक मिनट है, सुनिए। बेरोजगारी है, एक मिनट। गरीबी है। ये तो ऐसा फिर भाषण देने के लिए नहीं है। आप दे दोगे तो मैं जवाब दूंगा उसका। नहीं, मैंने कहा, एक मिनट अरे सुनिए, भाई, मेरी बात पढ़ना सुनिए। थोड़ा ही है, इनका काम थोड़ा ही है। पहले बहुत 3 दिन बोल लिया, 3 दिन आया तो मेरे से पहले बोल लेते। तो आप दे देना ये मुझे। 3 दिन के अंदर, एक बात सुनिए, मैंने 3 दिन का टाइम आपको किस लिए बजट दिया पर था? चर्चा इसलिए के लिए दिया दिया था ना। हाँ। उसमें अगर आप ये रख देते तो शायद जवाब आ जवाब देता जाता। मैं। अब अब नहीं दोगे होगा तो जवाब। अभी थोड़ी जवाब आ जाएगा, कुछ समय लगेगा उसको ना। नहीं आएगा आप जवाब। दोगे तब ना। मैंने अपने हल्के की मांग रखी थी, कोई जवाब कोई आया बात- जी? आएगा नहीं, कोई जवाब आया? वो दे तो रहे हैं जवाब, वो दे अरे बजट वो का दे जवाब तो है, रहे जीरो हैं, जवाब थोड़ी दे रहे है। हैं। जवाब बजट का है, 0 ओवर का नहीं है। हाँ, भाई मांग नहीं, कुछ पत्र, नहीं। आप दे दो। ये मांग पत्र का जवाब नहीं है, मांग पत्र का जवाब नहीं है, बजट की जो बस बजट का जवाब देंगे। बजट के अंदर जो ऐड किया है या कम किया उसका जवाब दे रहे हैं। ऐसा है जी, जो आप कह रहे हो ना भाई, नोटिस लेती है गवर्नमेंट। नहीं तो कोर्ट, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर समय मिलता शायद आपको जवाब मिल जाता। नहीं, देखो, अब एक एट दी सेम उसी टाइम पूछोगे तो उसी टाइम जवाब कहाँ से आ जाएगा? अध्यक्ष इसमें महोदय, स्पीकर, अध्यक्ष महोदय, इसमें स्पीकर। इनका तो वो हाल है, जो चाहो वो बोल दो, जो चाहो सो बोल दो। एक मिनट बैठिए। यानी एक बार गली से आवाज आई, 100 रुपए में पूरा परिवार जिंदगी भर बैठ के खाइए। गली से आवाज आई, 100 रुपए में पूरा परिवार जिंदगी भर बैठकर खाइए। ये आवाज आई, बाहर निकल कर देखा तो चटाई बेचने वाला था। बहुत कुछ है आपका, आप जा कुछ बोलते हो, अंदर तो कुछ नहीं है, अंदर तो कुछ नहीं है। बैठिए, संबंध नहीं। हाँ, लगातार हमारा जीएसडीपी बढ़ रहा है। आज 10 लाख करोड़ रुपए के आसपास जीएसडीपी हो गया है, और वो जो जीएसडीपी बढ़ा है वो हमको एक फैसिलिटी देता है कि हम अपने स्टेट के विकास के लिए कितना पैसा बोर्न कर लोन ले सकते हैं, कितना बोरो कर सकते हैं, उसकी एक लिमिट है। और उसकी लिमिट पहले ये 25% होती थी, कोविड के कारण से इसकी लिमिट बढ़ा दी गई 33%। और जब 33% बढ़ गई है तो भी आज हम इस अगले बार भी 26-27% के आसपास ही हैं। वो आंकड़े मेरे पास होंगे, मैं सारे बता दूंगा। हमने कभी भी देखिए, ये मैं बताऊं, ये अलग अलग राय अपनी अपनी हो सकती है, लेकिन लगातार हमारा जो कंट्रीब्यूशन है वो टर्शरी का बढ़ा है, सेकेंडरी का उससे कम बढ़ा है, और प्राइमरी का कम हुआ है। ये लगातार ये ट्रेंड चल रहा है। आप देख लेंगे, मैं आपको बता दूंगा, मैं बता दूंगा।
मैं आपको इसका विषय ये बता दूंगा। वरुण चौधरी जी ने एक ये विषय उठाया था कि जो पड़ोस के राज्य हैं उनकी तुलना में केंद्र से हमें मदद क्यों कम मिलती है। देखिए, ये फाइनेंस कमीशन जो सेंट्रल फाइनेंस कमीशन है उसके अपने फार्मूले हैं, हम उसमें जबरदस्ती जाके ले सकते हैं मदद, ऐसा नहीं है। उनके अपने सिस्टम है, और इसमें एक सिस्टम ऐसा है जो शायद हमें अच्छा इसलिए नहीं लगेगा कि द मोर प्रोग्रेसिव द स्टेट इज द लेसर द ग्रांट विल कम फ्रॉम द सेंटर। ये एक उनका फार्मूला है। जो पिछड़े जितने स्टेट हैं उनको वो ज्यादा मिलेगा, पहाड़ी राज्यों को ज्यादा मिलेगा, हमसे राजस्थान को ज्यादा मिलेगा परसेंटेज में। हमारे यहाँ जीएसडीपी सबसे ज्यादा, यानी हमारे यहाँ पर कैपिटा इनकम सबसे ज्यादा, हमारे यहाँ एसओटीआर ये ज्यादा। तो ये सारी चीजें आंकड़े उनके पास भी होते हैं, उनके अपने सिस्टम है कि उसको अब या तो हम अपनी प्रगति रोक दें सेंट्रल एड लेने के लिए, या हम अपनी प्रोग्रेस जितनी बढ़ रही है बढ़ते रहे, वहां जिस फार्मूले से जितनी मिलेगी उतनी ले लेंगे। ये कोई प्रोपोर्शनेटली नहीं होती है, ऐसा उनका जो एक नियम है, ये एक केंद्रीय सहायता का नियम है। तेईस 24 में सर, और हम कहें कि हमारा वित्तीय प्रबंधन बहुत अच्छा है। देखिए वरुण जी, 84,000 करोड़ रुपए हमको एक फैसिलिटी मिली है इसलिए ले रहे हैं। अगर आज हम इसको रोकेंगे तो हम अपने प्रदेश में जो काम चला रहे हैं, जो हमने जितने काम करने हैं वो रुकेंगे। एक आदर्श स्टेट वही है जो लिमिट्स के अंदर अपना डेट लेती है, जो लिमिट से बाहर जाती है उसको हम नेगेटिव कह सकते हैं। हम जैसे मैंने बताया कि हम 33% से नीचे हैं, 25-26% है। आज पंजाब देख लो 48% क्या हुआ है, पंजाब 48% में क्या हुआ है। मैं नहीं तो हमारा टैक्स स्ट्रक्चर मजबूत है। इजाजत से सोनीपत में माइंस हैं जी, और माइंस का जो है लाइसेंस दिया हुआ है, वो लाइसेंस का जो है वो फीस जमा नहीं करवा रही। 3 बार उनका लाइसेंस कैंसिल हो गया, 100 करोड़ से ऊपर, और वो 3 बार उनके कैंसिल हो गए और फिर अब भी चल रही हैं। और आप ऑन स्पॉट देख लो, मैं ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये बड़ी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूँ कि वो जो जिनको लाइसेंस दिया था वो चल रहे हैं, और महकमा जो है 3 बार बन चुका था, अभी गंद और फिर खुल जाती हैं और काम कर रहे हैं, और सैकड़ों करोड़ रुपया बुका है। अध्यक्ष जी, सैकड़ों करोड़ बुका है। मेरे पास कागज है जी, मैं कागज दे दूंगा। मैं बता रहा हूं, अगर मुझे ये सारा पता होता इस विषय का तो मेरे पास बहुत साइज का रिकॉर्ड है, और इस रिकॉर्ड में तो बहुत सारे रिकॉर्ड है। मेरा कहने का मतलब है समझ रहा हूं, टैक्स स्ट्रक्चर को मजबूत करो जी। खूब कर रहे हैं। नहीं, आपके शराब घोटाले, धान घोटाले, टैक्स तो आपका दार है। टैक्स की जहां तक बात है, माइनिंग घोटाले हो रहे हैं। सुनिए कादर साहब, सुन लीजिए। आपने उठाया विषय तो आप सुन लीजिए, दोनों बातें उठा दी, बहस मत करें। तो उसमें हमारा कहना है कि आज भी मैं इनको चैलेंज करता हूं कि हमारे एक्साइज के आंकड़े ये सब उठा के देख लें पिछले वर्षों के, कि हमारी टैक्स का रेवेन्यू एक्साइज का कितना बड़ा है, हमारा टैक्स का रेवेन्यू एक्साइज माइंस से कितना बड़ा है। वो समय भी था जब इनके यहाँ माइंस योजना से कोर्ट में केस लगवाए और उसके ऊपर रोक लगवा दी, माइनिंग इलीगल चलती रही। उस इलीगल माइनिंग के नाते से जब 2014 में हमने टेक ओवर किया, ऑन एवरेज साल की 200 करोड़ रुपया भी माइनिंग से नहीं था, 200 करोड़ रुपया भी साल का, और आज वो कहीं 1000 रुपए से भी ऊपर निकला होगा। चलवाई इन्होंने, बहुत से खेल हैं। मैं कह रहा हूं हमने कभी भी जिसका नोटिस देते हैं उसको बंद करते हैं, जिसको आज तो आप हमको एक दे दो कंप्लेंट, हम आज कल फिर लगवाते हैं उसके ऊपर। कोई पावरफुल नहीं है, कोई पावरफुल नहीं है। और ये इंडिविजुअल केस को लेकर के आपके पास कोई शिकायत है आप दीजिए, इंडिविजुअल केस को लेकर के बजट पर चर्चा नहीं हो सकती, आप लिख के दीजिए, हम कार्रवाई कराएंगे। मैं तो कह रहा हूं बंद करा देंगे। 3 खान है, आप लिखे दो, चलो आप लिखे मैं लिस्ट दे देता हूं आपको, पूरी डिटेल देता हूं, करो। एक मेरे पास अब किरण चौधरी जी बैठी नहीं है, उन्होंने कहा कि जीएसटी के एवज में जो बैक टू बैक लोन लिया जाता है। मेरा ये कहना है कि जीएसटी का जब लागू हुआ था उस समय एक प्रावधान किया गया था
कि 14% की अगर आपके यहाँ वृद्धि नहीं होती है तो उसमें जितना कम रहेगा उसकी कंपनसेशन सेंटर करेगा। सेंटर ने कंपनसेशन किया, लेकिन आखिरी सालों में आकर के उनके पास इतना पैसा, क्योंकि 5 साल तक चालू था, ये 5 साल बाद बंद होना था, बंद होने के बाद भी वो कंपनसेशन का पैसा नहीं था। जीएसटी काउंसिल ने उसका निर्णय किया कि एक सेस लगाया जाए और उस सेस में से ये जो पैसा है प्रदेश सरकारों को दिया जाए। अब वो सेस लगाने के बाद एक निर्णय आया कि अब इसको तुरंत रिकवर कहां से करें। तब जीएसटी काउंसिल ने फैसला किया कि एक लोन लिया जाएगा और वो लोन जितना गैप है उस गैप के आधार पर उसका इंटरेस्ट जो है वो सेंटर देगा और लोन का पैसा भी वो सेंटर ही भरपाई करेगा सेस में से। लेकिन बुक्स में वो लोन जो है और वो स्टेट्स के नाम रहेगा, स्टेट्स के नाम लिया जाएगा, बाद में भरपाई जो है वो सेस में से और सेंटर करेगा। तो इस नाते से वो बैक टू बैक लोन का विषय इतना ही है, सारा पैसा जितना 14% के हिसाब से हमें आना है पूरे का पूरा आएगा, जितना बकाया है उसको बैक टू बैक लोन रखा गया है। इसके अंदर कोई हमारा ऐसा विषय नहीं है, ये सब जगह का एक प्रावधान है आंकड़ों के अंदर, वो यानी बजट की गणना में वो किया गया है। एक विषय था पेंशन का, ओपीएस। देखिए बहुत सी बातें कही गई हैं, हमारे बत्रा जी बैठे हैं, तो बत्रा जी ने जो विषय कल यहां बोला है उसमें उन्होंने कहा कि हम 13,000 करोड़ रुपए का एक बजट एस्टिमेट है, बिल्कुल ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि सुपरन्यूएशन और रिटायरमेंट अलाउंसेज ये 7500 करोड़ रुपया है। अब 7500 करोड़ रुपया है, इसको ये कह रहे हैं कि पेंशन नहीं है। मेरा कहना यह है कि आप जो है ध्यान करें, ये पेंशन यही है, जो ओपीएस है, जो हम पेंशन देते हैं उसका नाम ये है, उसका नाम है सुपरन्यूएशन एंड रिटायरमेंट अलाउंसेज। ये पेंशन का हिस्सा है। पेंशन का दूसरा हिस्सा होता है कमिटेड वैल्यू ऑफ पेंशन। जो कमिटेड वैल्यू है ये भी 1100 करोड़ रुपया है। इसी प्रकार ये जो जिसको आपने केवल पेंशन कहा कि वो पेंशन है, वो एक तीसरा पार्ट है फैमिली पेंशन। केवल फैमिली पेंशन को पेंशन नहीं मानना, फैमिली पेंशन इज वन पार्ट ऑफ द पेंशन। तो इसलिए तीनों पार्ट को मिला करके और ये पेंशन बनती है लगभग 75 और 12 87 और 13 10,000 करोड़, 10,000 करोड़ रुपए ये पेंशन बनती है। और इसमें जो अगला विषय आपने बोला है वो बोला है कि न्यू पेंशन स्कीम 2225 करोड़। वो 2225 नहीं है, वो 1225 है, क्योंकि आपने कहा कि फैमिली पेंशन 1375 है और 2225 बोल के आप कह रहे हैं कि 50 करोड़ का ही तो अंतर रह गया। 50 करोड़ अंतर तब रहेगा जब आप 1225 बोलेंगे तो 1225 करोड़ न्यू पेंशन है और ओल्ड पेंशन में अभी भी 10,000 करोड़ रुपया जा रहा है। अब ये 10,000 करोड़ रुपया लगातार आगे जैसे जैसे ओल्ड पेंशन स्कीम के एम्प्लॉइज कम होते जाएंगे वो घटता जाएगा, जैसे जैसे टाइम जाता जाएगा उसमें फैमिली पेंशन भी कम होगी, उसी के अंदर कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन ये कम होगी और साथ साथ जो नए एम्प्लॉइज जैसे आते जाएंगे उनकी न्यू पेंशन में बढ़ती चली जाएगी। और न्यू पेंशन बढ़ने के बाद ये जो डाटा एक सेंटर में एक जो कमेटी बनी थी उसने जो लायबिलिटी सेंटर की बताई थी, अब उसमें आंकड़े तो जो कोई सेंटर के हैं लेकिन टाइमिंग जो है बड़े महत्वपूर्ण है। वो टाइमिंग जैसे वहां लागू होंगे वैसे यहां लागू होंगे। वहां जब भी न्यू पेंशन स्कीम शुरू हुई उसके बाद अगर केवल ओल्ड रहती न्यू ना होती तो ये एक्स्ट्रा चार्ज, एक्स्ट्रा जो बर्डन है वो उनके ऊपर 48 करोड़ रुपया शुरू में पहले साल से शुरू हुआ था और आज 2022 में उनका 2888 सेंटर का 3,000 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा बर्डन है। अब ये एक्स्ट्रा बर्डन 288 करोड़ रुपया, इससे पिछला साल 21-22 का 2938 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा बर्डन था। अब एक्स्ट्रा बर्डन इस पिछले साल से लगातार उन्होंने कम करना दिखा दिया है और एवरेज बेसिस जैसा होता है उन्होंने आगे के लिए प्रोजेक्शन दी है कि ये कम होकर के और सन 2037-38 में ये जीरो हो जाएगा, यानी उस समय कोई एक्स्ट्रा बर्डन नहीं होगा। ओल्ड पेंशन स्कीम जितनी है वो ओल्ड पेंशन में जाएगी और न्यू पेंशन स्कीम के कारण से जितना ओल्ड में बचत होगी उतनी न्यू जाएगी। ऐसा कुल मिलाकर के एक्स्ट्रा बर्डन कोई नहीं होगा। और उसके बाद जो अब लॉस हो रहा है ये लॉस 2037-38 में पूरा होना शुरू होगा 196 करोड़ से बढ़ते बढ़ते और ये 2062-63 तक 44,000 करोड़ रुपया ये बेनिफिट हो जाएगा। जो अब इस समय नुकसान हो रहा है वो उस समय पैदा होगा। अब ये केवल इसलिए ही लागू किया गया है कि आज की जो हमारी वर्कफोर्स है
उस आज के वर्ष को काम करने वालों को जो भी लाभ मिलना है, सैलरी आज मिलती है, तो उनके भविष्य की सुरक्षा भी आज ही रिजर्व की जाए उनके लिए। नहीं तो क्या होगा, हम कहीं ना कहीं बंध जाएंगे, और बंधने के बाद आज की जो वर्कफोर्स है जैसे बढ़ती चली जाएगी, आगे आवश्यकता बढ़ेगी, वर्कफोर्स भी बढ़ेगी और साथ साथ सैलरी भी बढ़ेगी। सैलरी बढ़ेगी तो साथ साथ पेंशन का बर्डन भी बढ़ेगा। तो जितना काम व्याप बढ़ेगा, उस नाते से जो आज का काम है, हमारी अगली पीढ़ी को उसकी लायबिलिटी बैठेगी। हमको कोई अधिकार नहीं है, काम तो आज हम ले रहे हैं, और उनका पेंशन का बोझ अगली पीढ़ी के लिए छोड़ के जा रहे हैं। 25-30 साल बाद जब रिटायर हो, तब जब रिटायर हो उस समय उसको आज का जमा किया हुआ पैसा उसको मिल जाए, और उसके एक फार्मूला बन गया है, वो सारी इन्वेस्टमेंट होती है। अब उसके अंदर कुछ आलोचनाएं हैं, क्या इन्वेस्टमेंट का पता नहीं कितना उसमें रिटर्न मिले, कितना ना मिले, इन्वेस्टमेंट कहाँ होगी, कौन सी संस्था में होगी। इन चीजों के सुधार के लिए लगातार सुझाव आते हैं। और आपकी जानकारी के लिए ये प्रावधान हमने तो अपने यहाँ 2009 में शुरू किया, 6 में नया अप्लाई आने शुरू हो गए थे, लेकिन 2009 में उनका हिसाब पहली बार न्यू पेंशन स्कीम का एडजस्टमेंट शुरू हुआ बजट में। लेकिन पावर डिपार्टमेंट, पावर यूटिलिटीज ने ये ठीक 2000 में शुरू कर दिया था, 9 साल पहले। और 9 साल पहले वहां शुरू हुआ था, वहां के लोग तो आज बल्कि रिटायरमेंट की स्टेज पर आने लग गए हैं। आज 23 साल हो गए हैं, तो सर्विस में 23, 25, 30 के बाद लोग रिटायर होना शुरू होते हैं। इसलिए उनको उसका लाभ बराबर मिल रहा है। वो इन्वेस्टमेंट अपने हिसाब से करते हैं, वो कोई न्यू पेंशन स्कीम वहां चल नहीं रही है। इसलिए आज देश भर के ज्यादा प्रांतों में न्यू पेंशन स्कीम है। कुछ प्रांतों ने, अब राजनीतिक कारण भी कहे जा सकते हैं, नहीं they are demanding family pension। नहीं, वो सारी पेंशन के हिसाब से है, वो सारी पेंशन जो आज जो है ग्रेच्युटी है 1200 करोड़ रुपया, वो आपको देनी होगी। मेरा क्या कहना है, वो तो 13,000 करोड़ आपका साल का न्यू पेंशन स्कीम की जगह ओल्ड पेंशन स्कीम में आना चाहते हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम तो सारी है टोटल। आप एनपीएस में नेशनल पॉलिसी के अंदर 1225 करोड़ रुपए जमा करा रहे हैं, मैं उसको छोड़ देता हूँ। आप ये बढ़ता जाएगा आगे धीरे नहीं, आपको भी वो नेशनल पॉलिसी, वो ओल्ड पॉलिसी की बात है, पर 1275 करोड़ रुपए फैमिली पेंशन जिसे रिटायर होंगे, तो जो पैसे आप देते हैं दैट इज काउंटेड एज फैमिली पेंशन। ये तो ओल्ड पेंशन वालों को मिल रहे हैं, न्यू वालों को नहीं मिलना। ये नहीं, तो यही तो मांग रहे हैं 1275 करोड़। मैं कहता हूँ इनकी मांग के अलावा और कई चीजें हैं, मेडिकल अलाउंस भी है, सुपरन्यूएशन और जो उनके ड्यूज बनते हैं वो तो आपको देने पड़ेंगे। नहीं, मेरा कहना है जो हमने उनको देना है, मैं तो उसमें कोई बात कर नहीं रहा। इसमें जो हमको देना वो तो देना ही है, लेकिन जो उनकी डिमांड है, ग्रेच्युटी 1300 करोड़ रुपया बनती है, उनकी ग्रेच्युटी बनती है 1300 करोड़ रुपया। मैं कहता हूँ जो हमको देना है, देखिए जीपीएफ तो जो है उनका ही है, वो आज जो जमा कराएंगे उनको मिलेगा, जब तक जमा कराएंगे उनको मिलेगा। तब तक ये जो ग्रेच्युटी है, ग्रेच्युटी चाहे ओल्ड है चाहे न्यू है, उनकी जाएगी। तो विषय तो बाकी है, 3 ही रह गए, फैमिली पेंशन और ये जो सुपरन्यूएशन रिटायरमेंट और कमिटेड वैल्यू पेंशन। तो ये तीनों चीजें वो छोड़ करके नहीं कमिट करवाएगा, वो तो कमिट करवा सकता है ना एम्प्लॉय पहले ही, वो आपको देनी पड़ती है, वो आपसे ले रहा है। कमिट तो तभी कराएगा ना, उसके बाद पेंशन कमिट करवा सकता है। कमिट तो तभी है जब गवर्नमेंट उसको ये पेंशन जब देगी, यानी सुपरन्यूएशन की और रिटायरमेंट की देगी, तो उसी में तो करवाएगा। अगर वो उनकी है नहीं, वो पहले जमा, आखिर 14% सरकार अब भी जमा करा रही है उनका, ऐसा थोड़ी कि नहीं करा रही है। 0.69% ही टोटल पेंशन के प्रति बनता है, यही गलत आंकड़े हैं। इससे ज्यादा नहीं बनता। मेरा कहना है यही आप गलत नहीं देना आंकड़े चाहते हैं। एम्प्लॉइज को, वो आपकी मर्जी है। मैं कह रहा हूँ यही गलत आंकड़े हैं। आंकड़े ये हैं कि आज 1000 करोड़ रुपया के 10,000 करोड़ रुपया जो है वो साल का न्यू पेंशन स्कीम में जाने वाला है, 100 करोड़ का, और इसमें 5-4 बार तो आपको जा चुका है ये ईमेल से, और डीजी विजिलेंस, डीजी पुलिस, रनिंग केस डीजी है। एसपी सोनीपत, एसपी, मैं कह रहा हूँ रनिंग केस है, ये रनिंग केस रनिंग के जी, ये रहा, ये डेट है इसमें। अब तक इसका लास्ट नोटिस है 16/12/2022 एक है, 16/12/2022 दूसरी तो का, अभी रनिंग केस 18/12 का जो केस है, ये तुमको टाइम तो देना इनका होता है। बंद करने का है, लेकिन बंद नहीं हो रही, ये चल रही है आज भी। तो और ये इतने पता कर करोड़ लेंगे। का, और ये सिर्फ सोनीपत पता कर का लेंगे, है, पता कर लेंगे। सोनीपत का है। और ये कौन चला रहे हैं, ये फोटो भी उनके आ रहे हैं, किस मैं तो कह रहा हूँ अगर बंद नहीं है तो तुरंत बंद होंगी, आप तुरंत बंद होंगी, तुरंत बंद होंगी। इसको शामिल कर, आप इन्हें ले लो और इसकी इंक्वायरी कराओ। हाँ ठीक है, इंक्वायरी कराओगे कि नहीं इसकी? कराएंगे ना, क्यों नहीं कराएंगे। हाँ लो जी, ले लो, इसमें रख लो, इंक्वायरी कराओगे। ये इधर इसी प्रकार से ले लो ना आगे पीछे।
एक विषय है बीपीएल का। बीपीएल के नाते मैंने पहले अपनी बातचीत में बता ही दिया है कि हमने बीपीएल का लेवल बढ़ाया है, 180 किया है। और अगर 180 ना करते पुराना चलता रहता तो ये बीपीएल का मात्र 14-15 लाख ही रह जाते। 15 लाख परिवार का मतलब ये है कि वो कुल 5वां हिस्सा 20% होता। अब जो है हमारा लगभग ये 34 लाख का मतलब है 49% जो है लोग ये बीपीएल फैमिली में आए हैं। तो हमारा जो बिल्कुल यानी गरीब परिवार को हमारा टारगेट है कि जो गरीब परिवार है उसको हर प्रकार की सुविधा मिले। और उसमें अब ऐसा नहीं है कि एक बार कोई कार्ड बन गया तो 10 साल तक फिर उसकी चिंता खत्म हो जाएगी। हम इसको ऑनलाइन सिस्टम को अप टू डेट जिसको कहते हैं उस प्रकार से लगातार करेंगे। जितने उसमें बीपीएल में जुड़ेंगे जोड़ेंगे, जितने बाहर निकलेंगे बाहर हो जाएंगे। लेकिन इनकम कैसे उनकी बढ़े, हमारी प्राथमिकता उनको बीपीएल में जोड़े रखना ये नहीं है। हमारी प्राथमिकता उनकी इनकम बढ़ा करके उनको बीपीएल से बाहर करना। जो इनकम का जो क्राइटेरिया है ना जी, वो एक सॉलिड क्राइटेरिया हो, या तो तहसीलदार उसका वो दे या एसडीएम उसका दे कि भाई इसकी इतनी इनकम है। मेरे पास एक मजदूर मिला जी, उस मजदूर ने उसका वो बिल ले रहा 9,000 रुपये का। बोला जी मेरे 2 बच्चे पढ़ते हैं, 1-2 बल्ब चलता है, पंखा चलता है। सुनिए भाई, उसमें जो है ना जी उसका साल का बिल आ गया 9,000 रुपये। उस 9,000 रुपये के बिल के, बिजली के बिल के ऊपर उसका बीपीएल कार्ड काट दिया। दोनों मजदूर हैं, मनरेगा के मजदूर हैं दोनों। तो इसमें कोई सॉलिड क्राइटेरिया आप इनकम का इसमें आप उसको ये आप सोचें कि भाई इसमें देखिए जो है 9,000 वाला ये हमारा विषय नहीं है। ये कानपुर यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च ने ये विषय निकाला हुआ है कि बिजली का जो डोमेस्टिक बिल है वो इनकम का 5% होता है। अब उस 5% के कारण से ही 9,000 के 1,80,000 इनकम है। तो 9,000 का अगर है तो 180 की इनकम उसकी होगी। 9 से ऊपर का बिल है तो 180। चलिए ना करो ना, प्रैक्टिकल भी बात है। एक्चुअली उसकी इनकम कितनी है सर्वे करा लो। आप बिजली का बिल उसका बेचारे का ज्यादा आ गया, उसके बच्चे हैं, अगर उसने कोई पंखा लगा दिया, कोई कूलर लगा दिया, साल की है, महीने की नहीं है। अगर मैंने बैंक से विड्रॉ किए हैं पैसे, मैंने कोई बात पड़ गई, मैंने 10,000 15,000 विड्रॉ कर लिए, उस पर बीपीएल कार्ड कट गया। क्या हो गया? बैंक से विड्रॉल पे बैंक मतलब नहीं बैंक विड्रॉल पर कोई पास रिकॉर्ड है जी सारे। अरे बैंक विड्रॉल बिजली का बिल अलग चीज है, बैंक विड्रॉल अलग चीज है। नहीं तो आप कोई क्राइटेरिया तो बनाओ ना जी। बिजली का बिल आखिर वो तो क्राइटेरिया हमारे डिपार्टमेंट के पास है ना। क्या बिजली का बिल कितना उसका आता है? ये ज्यादती है जी गरीब आदमी के साथ। चलिए मेरा आप कैसे करोगे वो तो मन मर्जी। मेरा ये कहना है इसका हम एक बार अध्ययन करा लेते हैं। अगर 9,000 रुपए वाला नहीं होता है, थोड़ी सीमा बढ़ानी पड़ेगी, विचार करेंगे। एक सभी विधायकों के आग्रह पर बहुत से विधायक जो आते हैं उन्होंने एक विषय रखा है, तो उस नाते से मैंने एक विषय की घोषणा करनी है कि जो विधायक आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत 2 करोड़ रुपए लेते हैं वो सब ग्रामीण क्षेत्र में खर्च कर सकते हैं। लेकिन बहुत विधायक ऐसे हैं जो केवल शहरी है या कुछ में शहरी गांव दोनों का है। तो ये मैं घोषणा कर रहा हूं कि अब 2 करोड़ रुपया अगर दोनों तरह के क्षेत्र है तो दोनों में खर्च कर सकते हैं, शहर है तो शहर में कर सकते हैं, गांव तो गांव में कर सकते हैं। 2 करोड़ रुपया नहीं, विधायक आदर्श नगर एवं ग्राम योजना, इसका नाम है वेंगी। अब वेंगी की बजाय वेंगी होगा, वेंगी होगा, ठीक है। तो ये 2 करोड़ रुपया शहर में गांव में जो उसका एरिया है, लेकिन इसका नोडल अधिकारी जो है डायरेक्टर पंचायत रहेगा, क्योंकि एक को रखना ही पड़ता है। हाँ, वो डिमांड अगर उनको शहर की जाएगी तो अपने आप डायरेक्टर शहरी को भेज देंगे। दिया तो इसका अमाउंट भी बढ़ा दो जी। नहीं इसमें मतलब लॉजिक है जी इसमें। एक दूसरी एक मतलब लॉजिक, दूसरी एक घोषणा कर रहा हूं ना, ये नहीं होगा में सर वैगी में क्या किया हुआ है कि 90% जब तक यूसी नहीं आ जाएंगे तब तक नई ग्रांट नहीं दी जाएगी। सर यूसी विधायकों ने तो देने नहीं सर, ना गांव की जनता ने देने सर। तो यूसी ना देने के कारण विधायकों के कार्य जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले हरियाणा वासी हैं उनका काम क्यों रोकते हैं? आप एक काम करिए 2 करोड़ रुपए इतनी अमाउंट तो होती नहीं है साल में कि आप अलग अलग थोड़ा थोड़ा करके देंगे। आप एक साथ 2 करोड़ का दीजिए और एक साथ फिर जो यूसी नहीं देते हैं, यूसी नहीं देते तो कार्रवाई होगी। यूसी कैसे नहीं देते? सर लिए काम ना रोकें,
नहीं यूसी तो लेंगे ही सर। यूसी के लिए अब यूसी मान लीजिए अधिकारी 2 साल बाद बनाएंगे। नहीं, वो अधिकारियों के खिलाफ हम देखेंगे। ऐसा समय पर यूसी क्यों नहीं देंगे? या तो जो आपका बताया हुआ काम है कोई नॉन फिजिबल होगा तो आपको पता जाएगा ये काम जो आप बताइए होने वाला नहीं है। अगर वो काम होगा तो उसको तुरंत उसको टाइम से करना ही पड़ेगा, उसका टाइम तय कर लेंगे। एक घोषणा, चलो ठीक है। एक मिनट, इसमें जी मैंने वैकी थी और उसमें लाइब्रेरी बनवाई, उनकी इंक्वायरी करा दी, इंक्वायरी पूरी नहीं हुई, वो काम हो लिया, उसमें दिक्कतें हुई, उसका यूसी कैसे आएगा? नहीं, अब इंक्वायरी तो आकर को गलत काम करेगा, वो आपको थोड़ी करना। यूसी तो फिर गलत काम करेगा, अगली तो इशू नहीं हुई ना उस वजह से। उसकी भाई आपकी नहीं है ये, उसकी ये जिसने काम कराना है जिम्मेदारी उसकी है, आपकी नहीं है। उसकी वजह से यूसी वो अगली वो नहीं हुई इशू जी। उसके बाद जो अगला काम है वो नहीं होता ना जी। नेक्स्ट काम जो होना है जब तक उसकी यूसी नहीं आएगी तब तक वो नहीं होगा। 2 करोड़ का एक साथ काम दे दें, बाकी हमारा काम कराना है सब एक साथ दे दें। अगर ये थोड़ा थोड़ा देंगे 10-10 लाख रुपया फिर शायद रोके कोई। नहीं, काम तो अलग अलग ही होंगे जी। नहीं अलग होंगे, लेकिन आप इकट्ठा दे दें, बाकी दूसरे काम से कोई संबंध नहीं उसका। वो यूसी तो जिसने काम कराना है वो एक्शन देगा, या वो अधिकारी देगा, एसडीओ देगा, कोई भी देगा, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। नहीं देंगे तो या वो लिख के भेजेंगे कि ये काम नॉन फिजिबल है, बाकी काम क्यों रोकेंगे? बाकी काम रोकने का कोई कारण नहीं। नहीं, बाकी रुकेंगे भी नहीं। आप 4 काम दोगे तो हर एक का काम का अलग अलग यूसी आएगा, अलग अलग सब होगा। आइए, उसमें साफ लिखा है कि जब तक पिछले कार्यों के बदल देंगे। हाँ, तो यही तो कह रहे हैं ना सर, आप बदल देंगे, यही तो कह रहे हैं सर, ठीक है, ये बदलें, आप बदल देंगे। सब सुन रहे हैं ये बाकी हमारे एसीएस रूरल डेवलपमेंट वाले वो सुन रहे हैं, वो अपने आप करेंगे इसको। इम्पोर्टेंट बात है, आपने ये बहुत अच्छा फैसला किया है, बहुत लाभ होगा इसका सबको और स्वागत योग्य फैसला। एक छोटी सी बात आप और घोषणा कर दो, ये जो जैसे नगर में भी खेत हैं उनमें ये लागू कर दो आप जी, खेत खलियान वाली भी नगर में, जैसे नारनौंद है मेरा। अब उस चलो आप एक सुझाव लिख के देना, विचार करा लेंगे, दिखा लेंगे। नहीं ऐसा एक बार दिखा के तभी करेंगे। एक बार ऐसा खड़े खड़े पूरी नहीं होती, आप लिख के दे दो, करेंगे। आप लिख के दें। अब वो तो पंडित लक्ष्मीचंद जी थे, ये तो वो दादा कल बने, ये तो आज पहले से ही दादा है, ये तो पहले से ही दादा है। तो बैगी में ग्रांट मिली थी ना, 25% ग्रांट हर एमएलए की होल्ड कर रखी थी कि जी आपको 50 लाख रुपए सोलर में ही करना पड़ेगा। इसके साथ संबंध नहीं। बैठ जाओ। एक घोषणा और कर रहा हूं मैं, देखिए चौधरी भजनलाल जी अपने इस प्रदेश के कई वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे, बहुत एक छोटी सी मांग आई है वहां से, तो मुझे लगा इसमें पूरा करने में दिक्कत नहीं है। जो बालसमंद में गर्ल्स कॉलेज बनेगा, उस गर्ल्स कॉलेज का नाम चौधरी भजनलाल जी के नाम से रखा जाएगा। एक विषय, अब बहुत छोटे छोटे विषय हैं जो अलग अलग विधायकों ने रखे, वो मैं रख रहा हूं। एक विषय आया है 4000 प्ले वे स्कूल खोलने की घोषणा। अपने किसी एक सदस्य ने कहा कि ये 2021 में भी घोषणा थी, 2023 में फिर कर दी। दोनों बातें ठीक है। 2021 में जो 4000 प्ले वे की जो कन्वर्ट करने थे आंगनवाड़ी के, उसमें से अधिकांश हो गए हैं। उसके अलावा नए 4000 स्कूलों की ये घोषणा है प्ले वे स्कूल की, उसके साथ इसका संबंध नहीं है। चलो कोई नहीं। जहां तक बाजरे का विषय श्रीमती किरण चौधरी ने उठाया था कि बाजरा जो है इस सीजन में 2022 में हैफेड ने ये कितना खरीदा है, उन्होंने तो कहा कि 11,069 क्विंटल ही समर्थन मूल्य पर खरीदा है। देखिए हैफेड 2 तरह की खरीद करता है, एक कमर्शियल खरीद होती है उनकी, और एक नेफेड के आधार पर हैफेड अपना खरीद एजेंसी के रूप में काम करते हैं। तो जो नेफेड के आधार पर 25% बाजरा खरीदने का जो विषय आता है वो एमएसपी पर ही खरीदा जाता है। मुख्यमंत्री जी एक बार मैं जो सदन का समय 1 घंटे के लिए और बढ़ाया जाता है, अभी बहुत बिजनेस भी है। 1 घंटा नहीं, मैं सिंगल जो रह गए वही बोल रहा हूँ। इसी प्रकार बाजरे में मैं बता रहा था कि वो जो 11,069 बता रहे हैं, 11,070 मीट्रिक टन, ये भावांतर भरपाई योजना के अंतर्गत जो है ये पैसा
दो प्रकार से दिया जाता है। अगर तो कमर्शियल खरीद करते हैं तब तो बाजार भाव से ही खरीदते हैं, क्योंकि उनको अपने आप स्वयं यूज करना होता है उसका, फिर उनको जितना भावांतर भरपाई देना होता है उनको अलग से चला जाता है। लेकिन जो सरकार की ओर से, नहीं नेफेड की ओर से खरीदते हैं, वो फिर हम पहले देते हैं किनको, हैफेड को 450, वो 450 मिला करके टोटल 2350 में खरीदा जाता है। तो 2350 में जो पर्चियां कटी हैं वो 11,000 की कटी हैं, बाकी जो 69,000 मीट्रिक टन जो खरीदा गया है वो किसान के खाते में सीधा 450 रुपए के हिसाब से गया, इसलिए इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। ये जो बल्कि एक लाभ और भी किसानों को हमने दिया है, ऑन एवरेज बेसिस अगर बाजरा कोई नहीं भी बेचता, घर में भी कंजम्पशन उसकी होती है, क्योंकि बहुत परिवारों में बाजरा होता है वो साल भर अपना यूज करते हैं, उनको भी ये 450 रुपया क्विंटल की भावांतर भरपाई योजना का पैसा जाता है। ईश्वर सिंह जी ने एक विषय उठाया, पोस्ट नहीं पता तो उन्हीं को लगेगा, हमारे पास तो उसका रकबा है, रकबा कितना बोया हुआ है वो हमारे पास मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर दर्ज है, और जो किसान है वो अपने आप बताता है कि मेरा आया कि नहीं आया, आपको चिंता नहीं करनी उसकी। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के हिसाब से जो बताया गया है, इसमें ये ठीक है कि अभी इस बार नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज पिछले साल की तुलना में कम गए हैं। ईश्वर सिंह जी नहीं है, तो उसका कुल मिला के एक पत्र बजट के हमारे एफडी के पास गया हुआ था, वो 20 करोड़ रुपए का पैसा उन्होंने रिलीज करना है, वो आजकल में रिलीज होगा, और ये 41,000 के बजाय अनुमान ही है कि लगभग 50,000 लोग छात्रों को ये छात्रवृत्ति पहुंचेगी। बीच में एक बार इसको बंद करने का कारण ये हुआ था कि एक इसके अंदर एफआईआर हुई थी, उसके अंदर कोई घोटाला हुआ था, ऑनलाइन किसी ने नंबर बदल करके और बैंक अकाउंट नंबर बदल करके और पैसा निकलवा लिया था, वो 40-50 करोड़ रुपए का उसमें एक गबन हुआ था, उसको रिकवरी हुई भी है और कुछ केस चल भी रहे हैं। उस समय इसकी सारी एक व्यवस्था ऐसी बनाई थी जिसके कारण से थोड़ा ये लेट हुआ था, लेकिन प्रदेश के हर एक एससी स्टूडेंट को ये पैसा जाता है। प्रदेश से बाहर के लोग भी उस कारण से, जो पहले एक मिली है गड़बड़, प्रदेश के बाहर के लोग भी अपना नाम नंबर बदल करके कोई वेरिफिकेशन नहीं होती थी, लेने लग गए थे, अब हर एक की वेरिफिकेशन होती है और सबको ये मिलता है। एक डिपार्टमेंटल एलोकेशन का विषय सोनीपत का और रोहतक का आया है, इसकी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं कि पिछले सालों में हमारे सुरेंद्र पवार जी ने भी विषय उठाया और बत्रा जी ने भी विषय उठाया। ये रोहतक का है, 17 में 90 करोड़ रुपया गया है, 18-19 में 101 करोड़ रुपया, 19-20 में 261 करोड़ रुपया, 20-21 में 331 करोड़ रुपया, 21-22 में 151 करोड़ रुपया, 22-23 में भी जब ये 8 दिन पहले का एक डाटा है, 159 करोड़ रुपया वहां जा चुका है, और इसमें जो 10 दिनों में कोई और ये टोटल होता है, उनके अपने खर्चे टोटल उनके खर्चे पूरे नहीं होते जी, बात तो देखिए उनकी सैलरी पूरी नहीं होती है। मैंने अपने डेवलपमेंट, हमें तो डेवलपमेंट के लिए प्रस्तावना में विषय रखा है कि अब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स, इनका एक सिस्टम अलग गवर्नमेंट की तरह, ये हम पिछले साल से लगे हुए 2 साल से, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आर द सेपरेट गवर्नमेंट फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। उनका एक निश्चित राशि होती है जो स्टेट उनको अनुदान देती है, जैसे सेंटर हमको अनुदान देता है ऐसा हम देते हैं। उसके 3-4 प्रकार हैं, इवन सेंटर का भी अनुदान आता है, अलग अलग स्कीमों का भी आता है, उनकी अपनी इनकम भी होती है। बजट उन्होंने अपना बनाना है साल भर का कि हमारी टोटल इनकम कितनी आएगी, कितना हमको इसमें सैलरीज देनी है, कितना विकास करना है। हाँ, शुरू में जब ये कमी पड़ेगी तो ऑन डिमांड हम कुछ 1-2 अकाउंट हमारे पास, जैसे मानो भव्य नगर एक योजना हमने रखी है, दिव्य नगर योजना, तो दिव्य नगर योजना में एक पैसे का फंड हमने रखा ताकि उसके में से कहीं की कमी रहती है, विकास के काम नहीं हुए, क्योंकि अभी सीवरेज का और इसका बाकी अमृत स्कीम में, अमृत 1 में, अमृत 2 में अब आ रहा है, तो वो सारा सेंटर से आता है। हमने भी जो स्कीमें देनी है स्कीम के हिसाब से देंगे, कोई डिमांड करेगा कि मुझे 20 करोड़ दे दो, 50 दे दो, एक तो ये नहीं। दूसरा, एक बहुत ही पहलू ऐसा ध्यान में आया है कि जितनी इस प्रकार की बॉडीज हैं, इनके कितने पास उनके पास पैसे हैं, कितने बैंकों में पड़े हैं, कहां एफडी पड़ी है, ये अब कुरेद के जब निकाल रहे हैं तो तब पता लग रहा है। 2 जगह का उदाहरण बताता हूं। फरीदाबाद में लगभग 350 करोड़ रुपए के तो एफडीज हैं। अब वो ये कहते हैं कि वो एफडीज उन गांव की है जहां जो गांव उन्हें मिलाए थे, चलो ठीक है, उसके अलावा 300 करोड़ रुपया ये और बैंकों में जमा है, जबकि हमेशा फरीदाबाद कहते हैं पैसा नहीं है, मोर्चे सामने बैठे, इनके सामने करा दिया। ऐसे ही अभी पीछे हमारे मंत्री जी गए थे, कहां, पंचकुला, पंचकुला कितने मिले? 230 करोड़ है।
238 करोड़ रुपया पंचकुला के कारपोरेशन के अकाउंटों में है। उस दिन तो शायद स्पीकर साहब भी वहां थे। हाँ, तो ये सारे कारपोरेशन को हमको ऑनलाइन लाना पड़ेगा, या नगरीय इकाइयों को जहां कम रहेगा वहां देने के लिए तैयार है, लेकिन योजना उनको स्वयं बनानी पड़ेगी, बजट उनको बनाने पड़ेंगे, कमी पड़ती है तो डिमांड करनी पड़ेगी। अपने पास पैसा रखने का उनको अधिकार नहीं है, उसका अकाउंट और पारदर्शिता रखनी पड़ेगी। ऐसे तो आप एक्सपेरिमेंट करते रहोगे। आपका आधिकारिक एक बयान आया कि पिछले साल में सड़कें बनाने के लिए, थोड़ी सी रिपेयर करने के लिए सिर्फ पूरे साल में 3 करोड़ रुपए मिले हैं। अब आपने नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने नहीं कहा 3 करोड़। आपका आधिकारिक बयान नहीं है, रोहतक का आधिकारिक बयान है। मैं बता रहा हूं, आपके मेयर ने ये कहा, अगर उनका कि मेरे को सिर्फ 3 करोड़ रुपए मिले हैं। उनका कोई बकाया है, इस वर्ष का कोई बकाया है तो कल ही पहुंच जाएगा। अगर इस वर्ष का बकाया, सिस्टम विल नॉट वर्क। आप इसका एक्सपेरिमेंट करोगे, बिल्कुल आपको एक बार पैसे देने पड़ेंगे, अच्छे पैसे अर्बन लोकल बॉडी के बाद भी, और उसके बाद इस सिस्टम को साथ में अडॉप्ट कर लो। आवश्यकता होने पर तो अच्छे भी दिए जाए। नहीं करना चाहते आप तो सुनिए बत्रा जी, अच्छे होने के बाद भी पैसे दिए जा सकते हैं, दिक्कत नहीं है, लेकिन काम करने के लिए पारदर्शी सिस्टम ये हमको हर इकाई में चाहिए। हाँ, कम से कम 4 जिलों में जा चुका हूं और 4 जिलों की जो अन्य लोकल बॉडीज है उनका भी मैंने बजट देखा है। एक भी लोकल बॉडी, कमेटी, परिषद या निगम ऐसा नहीं मिला जिसके पास पैसा ना हो। यमुनानगर में 375 करोड़ रुपए, रादौर में, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, रादौर में 17 करोड़ और जो शडोरा था वहां 8 करोड़। हाँ ना, फरीदाबाद में जाऊंगा बता दूंगा आपको। मैं तो यमुनानगर गया हूं, पंचकुला गया हूं, दादरी गया हूं और गुड़गांव गया हूं। फरीदाबाद नहीं, फरीदाबाद मैं बता रहा हूं, सुनिए, फरीदाबाद मैं बता रहा हूं, 350 करोड़ रुपया तो एफडी है और 300 करोड़ रुपया उसके अलावा बैंकों में जमा पड़ा है। और एक कहानी क्या है, एक जगह पर कई अकाउंट, और एक जगह का तो वो अर्बन लोकल बॉडीज का नहीं है, किसी और संस्था का पता लगा, उन्होंने पैसा जमा कराया और खेल क्या हुआ, उसको जमा करा के अकाउंट बंद हो गया और ये रिकॉर्ड में अभी अकाउंट ऑपरेटिव नहीं है, और बाद में ऑडिट होने के बाद पता लगा कि इतना रुपया वहां जमा कराया था, बैंक अकाउंट बंद हो गया। तो इसलिए ये सारे ऑडिट, लोकल ऑडिट सिस्टम जो बताया है, इसको प्रभावी करेंगे और लोकल ऑडिट सिस्टम के माध्यम से स्टेट का एक भी पैसे का कहीं अगर गया होगा वो उस दायरे में आ जाएगा। अभी मैं बता रहा था सोनीपत में भी इसी प्रकार कुल इन 6 सालों में 841 करोड़ रुपया गया है। 17 में 124, फिर 127, फिर 115, फिर 129, 21-22 में 164 और अभी 179। ये पैसा सोनीपत में भी जा चुका है और जितना बचा हुआ होगा अगले 4 दिन 6 दिन जो भी 31 मार्च के बचे हैं उनका शेयर है तुरंत जाएगा। बाकी उनके बजट का अप्रैल के अंदर टोटल विकास के नाते कमिटेड एक्सपेंसेस हर महीने जाएगा, लेकिन विकास के नाते उनको 30% पहला क्वार्टर, 30% दूसरा क्वार्टर, 20% तीसरा और 20% चौथा, क्वार्टर वाइज पैसा जाएगा। कोई जल्दी सारा कहे कि अप्रैल में सारा दे दो, वो संभव नहीं है। इसी प्रकार से एक पंचायती राज का विषय भी आया था। वैसे मैंने बता ही दिया कि हम 7% जो है उसको बांट करके देंगे, और जो ये था कि 2422 करोड़ रुपया हमने एस्टिमेट में लगाया, अभी 801 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। आपकी जानकारी के लिए मैं इतना ही बताना चाहूंगा कि पंचायती राज में तो इसलिए भी नहीं जा पाया क्योंकि बीच में काफी समय चुनी हुई पंचायतें थी नहीं और कोई अधिकारियों को बहुत बड़ा इंटरेस्ट नहीं होता कि कितना पैसा वो लें और कितना निकालें। अब उसके बाद जैसे ही पंचायतें चुनी गई थी, हमने 1100 करोड़ रुपया, जिला परिषद, पंचायत समिति, पंचायतें, 850 करोड़ रुपया केवल पंचायतों का एसएन अकाउंट में दिया हुआ है। उसमें जितने काम उन्होंने प्रस्ताव पारित करके अपने अपने करा लेंगे 31 मार्च तक, वो सारा पैसा वो निकालने के हकदार हैं। तो इसलिए सारा 31 मार्च को पता लग जाएगा कि 1100 करोड़ रुपया में कितना उन्होंने निकाल लिया, कितना नहीं। हमने तो एडवांस दे दिया, पंचायत के खाते में नहीं जाएगा। एसएनए अकाउंट होता है, उसमें अपना टेंडर भरो और जो पैसा जिस टाइम पर जाना सीधा उसके अकाउंट में जाएगा। दोनों काम करेंगे, नहीं दोनों ही करेंगे। 5 करोड़ तक ऑडिट भी करेंगे। स्पीकर सर, जैसे 24285 जो सीएम अनाउंसमेंट का फंड है,
MLAs का, वो 4-5 गांव का इकट्ठा करके, जैसे 1 करोड़ बन गया जी 5 गांव का, उसका टेंडरिंग के जरिए जो है टेंडर हुआ। टेंडर जो है वो ठेकेदार घूम रहा है जी पोर्टल पर, पोर्टल खुला होगा नहीं, एक स्पेशल टाइम पर वो पोर्टल खुलता है और ख़ास जो आदमी हैं वो टेंडर भरते हैं और उसके बाद वो पोर्टल फिर बंद हो जाता है। इसमें जो है ना जी एक बहुत बड़ा सीरियस मैं आपको जो फील्ड की वो जो प्रॉब्लम है वो बता रहा हूँ मैं ये बात। तो इसका मतलब जो है ना जी वो खास ठेकेदार ही भरेंगे। ऐसा नहीं है। देखिए कोई भी शिकायतें आएंगी, एक एक शिकायत को सर्वर डाउन है जी, पोर्टल नहीं सर्वर हम चलवाएंगे ना। ऐसा बताओ तो सही, को पर्टिकुलर शिकायत ला दो फलाने टाइम पर ये पोर्टल बंद था, मैं यहाँ चेकिंग कर लेंगे अपने आपको जो 5 गांव का एक टेंडर 1 करोड़ का दिया है उसकी डिटेल दे देंगे। उसको दोबारा से उसको जुर्माना भी करेंगे, जिसने टेंडर में यानी पोर्टल में शरारत की है उसके खिलाफ कार्रवाई भी करेंे और जो कोई टेक्निकल कमी होगी उसको दूर भी करेंगे। बल्कि सरपंच तो ये एलिगेशन भी लगा रहे थे जी, वो ठेकेदार जी ने भरा उस पर जो टेंडरिंग का ठेका, वो एक खास इलाके से आते हैं। मैं कहता हूं अब ये भरना सबके लिए ओपन है, बल्कि पहले जो था किसी खास को बुला करके ही टेंडर देते थे, अब खास को बुला के टेंडर नहीं मिलेगा, अब तो ओपन है, सबके लिए ओपन है, जो चाहे अपने स्पीकर साहब आदमियों को कहके मेरे पास ये उदाहरण भी है, एक एक्सियन की बदली होगी जी, एक्सियन को दूसरा चार्ज, चलिए मेरा कहना कोई शिकायत हो तो उसके पास ठेकेदार गया, बोला भाई मैं तो ये नहीं करता, आंसी से एक्सियन बदल के वहां लगाया और फिर उसको ठेके। मेरा कहना कोई शिकायत तो आप दे देना, आदमी कौन जाएगा? नहीं मैं रिकॉर्ड में कह रहा हूँ तो दो ना। तो आप रोहतक में एक एक्शन था जिसकी बदली कर दी, वो आंसी से कौन एक्शन लगाएगा जिसने उसी ठेकेदार को ठेका दिया? क्वेश्चन इज दिस ऑनलाइन ठेके ऑनलाइन है। चलिए कोई शिकायत हो तो लिखित में दो। और नहीं इंक्वायरी नहीं भाई, कोई इंक्वायरी तब होती है जो कोई लिखित में हमारे पास आए। ऐसे हम सारी चीज की एक इंक्वायरी करते हैं, लाखों टेंडर है, कोई एक है? हाँ ठीक है। माननीय सदस्य ये बात कह रहे हैं कि कोई एक स्पेसिफिक केस में एक स्पेसिफिक केस में एक स्पेसिफिक ऑफिसर का ट्रांसफर किया गया। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ 28 अगस्त 2022 के बाद कोई भी एक डिपार्टमेंट नहीं 28 डिपार्टमेंट के अंदर टेंडर प्रोसेस हुआ है, तो हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल जो कि पब्लिक हेल्थ द्वारा चलाया जाता है, रूल्स फ्रेम उसके PWD ने किए, उसके तहत निर्धारित होता है। अगर 28 अगस्त से लेके आज तक कोई भी ऑनलाइन के सिवाय इस प्रोसेस से बाहर जाकर टेंडर दिया गया तो आप लिखित में शिकायत करिए, हम उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। मगर हाउस को मिसगाइड ना करिए। एक प्रथा बन चुकी है कि खड़े होके हम देंगे, मगर आज तक कोई कागज मेरे खिलाफ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज आएगा, मेरे खिलाफ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज आना आप, और या आप रिजाइन करना या मैं करूंगा रिजाइन, यही हाउस में दूध का दूध पानी का पानी मैं आपको दूंगा। नहीं इस तरह से ये करना कि मिसगाइड करना, आपसे फैक्ट मांग रहा हूं, फ्लोर ऑफ द हाउस ये थोथे चढ़े बात जगह ये वो तो आप बड़ी हालत है ना, इस तरह की बात मत करो, निकलते थोथे ना इस तरह की बात, इस तरह जब मैं साहब की परमिशन ऑन रिकॉर्ड ये कह रहा हूँ, मैं ऑन रिकॉर्ड मंत्री जी ने कहा है जो तथ्य है वो आप दे दूंगा, मैं कल हाउस में दे दूंगा। चलिए कौन एक्शन था, कौन बदलागा, किसको ठेका दिया, कल मैं कह रहा हूँ, कल मैं दे दूंगा आपको। ठीक। अच्छा महोदय, हमारे सुधार जितने भी हैं किसी भी प्रकार का हो उसको कोई शख्स रोक नहीं सकता है। तुम रौंद सकते हो सभी फूलों को, लेकिन तुम बसंत को आने से नहीं रोक सकते। बसंत आएगा, जरूर आएगा, बसंत आएगी। तो इसलिए हम लोगों ने जितने भी विषय विधायक महोदय ने बताए थे बजट से संबंध में, प्राय सब विषय पूरे हुए हैं। बहुत विषय मैंने बताया कि जो विधानसभा से जुड़े हुए थे या कुछ सुझाव थे, उस नाते से सुझाव हमने उसमें नोट कर लिए हैं। और लगातार मैं तो अब हमारे विपक्ष के मित्रों को भी कहूंगा कि अब ये वर्ष कुछ है रह गया कि आपने ये साइलेंट डिक्लेयर कर दिया। हाँ जी,
वेंगी अब तो वेंगी का अपने वेंगी बना दिया। और अब 23-24 आएगा, उसके लिए भी वही स्कीम एप्लीकेबल होगी एज यू आर नोस। ये तो पिछले साल 31 22-23 का वेंगी का भी लेटर 1 महीना पहले आया है। क्या ये स्कीम अगले साल भी साथ में कंटिन्यू होगी? क्योंकि अगले साल चलेगी कंटिन्यू अगले साल। इसमें मैं सिर्फ इसलिए आप डिस्टर्ब कर रहा हूँ बीच में फॉर दैट इंटरप्शन के लिए कि पिछले बार जो सीएम अनाउंसमेंट में 5 करोड़ रुपए थे, वो अभी तक भी पैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल तक डिसबर्स नहीं हुए हैं, जिसकी वजह से टेंडर अलॉटमेंट के बाद जो कॉन्ट्रैक्टर है वो काम बीच में कहता है कि मेरे को तो पेमेंट ही नहीं हो रही। दैट्स वाई। तो ये देखिए कि कम से कम इस 31 तक वो जो 5 करोड़ वाले काम है वो सारे के सारे पैसे आपने कामों की लिस्ट दे दी है? लिस्ट देगी, काम हो गए, सैंक्शन हो गए। कल हाउस में बताऊंगा कितने लोगों के पैसे रिलीज हो गए हैं और कौन कौन से रह गए हैं। कल बताऊंगा। हमारे ओएसडी सुधांशु जी हैं, इस विषय का पूरा हिसाब रखते हैं, वो पूरा देंगे। मेरा तो सब सामूहिक रूप से जन कल्याण के जो हम काम कर रहे हैं, सब लोगों से अपेक्षा है कि ये जो बजट है, इस बजट को सर्वसम्मति से पारित करें और पारित करके हम अगले साल का पूरा काम कर सकें।